चलिए my dear friends, can we start? So very good evening to all of you. I hope you all are doing good at home and revising whole syllabus properly, preparing for the coming examination. Are you sure online students online देख रहे हो तो फटाफट मुझको आप हाजिर दे दो कि आप हो तो मैं शुरू कर सकूं. चलिए बच्चों. So friends, today and tomorrow we will revise the act called the Partnership Act 1932. ठीक है. Now, this is an again very important topic from the exam perspective. If I say लगभग समझो 3 से 4 क्वेश्चन आप इस टॉपिक पे एक्सपेक्ट कर सकते हो. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट के साथ अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ये है अपना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट दैट इज 1932. इसके अंदर हमको रिवाइज करने हैं 3 यूनिट्स. पहला यूनिट है दैट इज द जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप. अगेन एक बेसिक यूनिट है, कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ समझेगा भी नहीं. दूसरा यूनिट है दैट इज रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर्स एंड विद द थर्ड पार्टी, उसके अंदर वो पढ़ेंगे. और तीसरा है रजिस्ट्रेशन एंड डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. उसमें सेकंड एंड थर्ड में थोड़ा डिस्कशन वाला पॉइंट हो सकता है. ठीक है, तो लेट्स जस्ट चेक कि आज के लेक्चर पे हम कितना कवर कर पाते हैं. मेरा टारगेट होगा कि फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट खत्म करके उसके क्वेश्चन भी डिस्कस करूं, बट लेट्स जस्ट चेक कि कितना हम लोग जा पाते हैं. ठीक है, चलिए तो फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं. रिवाइजिंग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसका यूनिट नंबर 1 जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप. नाउ व्हाइल रिवाइजिंग, हेलो बेटा, वेरी गुड इवनिंग. चलिए, सो फॉर रिवाइजिंग द पार्टनरशिप एक्ट विल नॉट गो द सीक्वेंस ऑफ द बुक. ओके, हम पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है ना उसके अंदर उसको रिवाइज करेंगे, फिर जो मिसलेनियस पॉइंट है उसको फटाफट फटाफट देख के निकल जाएंगे. चलेगा. तो यूनिट नंबर 1 के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मुझको लगती है वो है कि पार्टनर्स के प्रकार कितने होते हैं और पार्टनरशिप के प्रकार कितने होते हैं, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो स्ट्रेट अवे यूनिट नंबर 1 में मैं आऊंगा. आप वो डिफरेंस वगैरह जो है ना उसके नीचे आएंगे पेज नंबर 192 पे. सब लोग पेज नंबर 192 पे आएंगे. यहाँ पे आपको दिखेगा दैट इज द काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप. मार्क दिस एज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज एग्जामिनेशन में इस पे सवाल बन सकता है. नाउ आई कैन डिवाइड द पार्टनरशिप और क्लासिफाई द पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, दैट इज पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड. एकदम सिंपली बताऊंगा तो पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है ऐसी पार्टनरशिप जिसके अंदर पार्टनरशिप कब तक चलेगी इसका कोई टाइम पीरियड होता नहीं है. there is no condition as to the time period for which the partnership will continue. And what is a partnership for fixed period? वहां पे टाइम एक इसेंशियल एलिमेंट है. जहां पे टाइम दिया जाता है किस टाइम के लिए मेरी पार्टनरशिप चलेगी उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड. तो उन दोनों को खत्म करते देखिए पार्टनरशिप एट विल जहां पे कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता है, कोई एग्रीड अपॉन नहीं है इन द एग्रीमेंट, और वहां पे पार्टनरशिप के डिटर्मिनेशन का कोई प्रोविजन नहीं है. नाउ दिस पार्टनरशिप एट विल जो है वो डिसॉल्व कैसे होती है? कुछ नहीं, बस आपको क्या करना होगा, एक पार्टनर को बाकी पार्टनर को नोटिस देना होगा, फिर आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी. नाउ मैंने पार्टनरशिप कहा, पार्टनरशिप फर्म नहीं कहा. जो हम लोग यूनिट नंबर 3 में इसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे कि डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दोनों अलग अलग चीज है. नो व्हाट डू मीन बाय डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? हम पार्टनरशिप मतलब उनके बीच के रिलेशन को खत्म कर रहे हैं. पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू हो सकती है. सी मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये क्लियर हुआ ना तो फिर पार्टनरशिप के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए मक्खन है. ऑनलाइन बच्चे आप भी समझिएगा मैंने क्या कहा कि डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दोनों बड़ी अलग अलग चीज है. लेट्स जस्ट मेक इट इन राइटिंग. सो दो चीजें हैं, डेसोल्यूशन so dissolution of partnership firm and dissolution of partnership दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है. डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है उनके बीच में जो रिलेशन है वो हमने डिसॉल्व किया, प्रोबेबली नया रिलेशन बन चुका है. फॉर एग्जांपल देयर आर 3 पार्टनर ए बी एंड सी. सपोज न्यू पार्टनर एडेड टू द पार्टनरशिप फर्म. So whether the relation between the ABC prior to the admission of D will change after D's admission? Yes, their profit sharing ratio will change, their capital contribution ratio gets changed, isn't it? तो
जो रिलेशन होता है उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं, वो चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई पार्टनर रिटायर हुआ, कोई डेथ हो गई या कुछ हो गया, तो तब भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है ना। सपोज हमने पार्टनरशिप डीड में चेंजेस कर दिए विदाउट चेंजिंग द पार्टनर, क्या वो भी डिसोल्यूशन माना जाएगा? तो जिस रिलेशन से वो पार्टनरशिप चला रहे हैं उस रिलेशन को हम पार्टनरशिप कहते हैं। उसमें डिसॉल्व होना मतलब फर्म में डिसॉल्व होना नहीं। फर्म में डिसॉल्व होने का मतलब क्या होता है? वी आर क्लोजिंग डाउन द बिजनेस ऑफ द फर्म, मतलब यहां पे भी फर्म कंटिन्यू नहीं होगी। आई बात समझ में? एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं इंसॉल्वेंसी का। अगर आज पार्टनरशिप में कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ तो उसका इफेक्ट क्या है? जिस दिन से वो इंसॉल्वेंट रहेगा उस दिन से, जिस दिन से वो इंसॉल्वेंट बना है उस दिन से वो पार्टनर माना नहीं जाएगा। सो दैट विल रिजल्ट इनटू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बट दैट आल्सो रिजल्ट्स इनटू डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म भी डिसॉल्व हो जाती है उससे, बट बाकी पार्टनर चाहे तो कंटिन्यू कर सकता है। तो ये डिफरेंस है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप विल नॉट ऑलवेज डिसॉल्व द फर्म। पार्टनरशिप में स्टिल कंटिन्यू बाय द अदर पार्टनर, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जहां पे पार्टनरशिप और फर्म दोनों साथ में डिसॉल्व हो जाते हैं और बाकी पार्टनर चाहे तो कंटिन्यू कर सकता है। इंसॉल्वेंसी का एक एग्जांपल है उसके अंदर, ठीक है बच्चों। तो एवरीथिंग नीड्स टू बी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली, बिकॉज आजकल जो प्रैक्टिकल केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इसमें ये छोटी छोटी बातें होती है जो हम मिस आउट कर लेते हैं वाइल रिवाइजिंग। तो ये बात हमको याद रखनी है। तो हमारा इंटेंशन होगा इसको रिवाइज करने का, इन टेक्निकल चीजों को, छोटी छोटी बातों को टैप करना और उसको समझना, सो दैट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो विल बी एबल टू सॉल्व इट। क्लियर है बच्चों? पक्का? चलिए आते हैं, जब मैं बात करता हूं पार्टनरशिप एट विल की, तो वो डिसॉल्व कब होगी? फर्म डिसॉल्व कब, सॉरी पार्टनरशिप डिसॉल्व कब होगी? जब कोई भी एक पार्टनर बाकी पार्टनर को नोटिस देगा कि हम फर्म बंद करते हैं, तो फर्म जो है वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। बताएंगे बाकी पार्टनर कंटिन्यू कर सकते हैं? द आंसर इज यस। द फर्स्ट थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। नंबर सेकंड इज पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। तो व्हाट इज पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड बच्चों? ऐसी पार्टनरशिप जिसके अंदर क्या होता है बच्चों? ड्यूरेशन का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको हम पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड कहते हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट पीरियड, एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। बट मुझको एक बात बताना, अगर एक फर्म है जैसे ईपीए है, ईपीए एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म है, वो 10 साल के लिए बनी है, 10 साल के बाद वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, पार्टनरशिप एंड फर्म दोनों डिसॉल्व हो जाएंगे। बट इफ पार्टनर स्टिल वांट्स टू कंटिन्यू द बिजनेस, कैन दे डू सो? यस। तो तब वो क्या मानी जाएगी? तब वो मानी जाएगी पार्टनरशिप एट विल। ये एक एग्जाम में सवाल आया कि इफ पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड डिसॉल्व आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, तो वो क्या बन जाती है? पार्टनरशिप एट विल। ये बात याद रखेंगे। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस, ओके, हम उसको डिवाइड करते हैं दो तरीके से। पहला है पर्टिकुलर पार्टनरशिप और दूसरी आती है जनरल पार्टनरशिप। व्हाट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप? ऐसी पार्टनरशिप जो किसी पर्टिकुलर बिजनेस वेंचर के लिए बनाई गई है। जैसे मान लो अभी ठंडी का मौसम है, तो हमने मान लो स्वेटर बेचने का बिजनेस शुरू किया, तो आज मैंने मान लो कुछ 1000 स्वेटर परचेस कर लिए पार्टनरशिप के नाम पे। 1000 स्वेटर बिक गए, बात खत्म, हमारा पार्टनरशिप बंद। इसके आगे कुछ नहीं, अब अगले विंटर में ही स्वेटर खरीदी करेंगे और बेचेंगे। इसका मतलब आज ऐसी पार्टनरशिप जो किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए बनती है उसको बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। व्हेन द बिजनेस गेट्स कंप्लीट, पार्टनरशिप आल्सो डिसॉल्व एंड फर्म आल्सो डिसॉल्व। बट वहीं पे अगर मैं जनरल पार्टनरशिप की बात करूंगा, इसके अंदर कोई बिजनेस फिक्स नहीं है, जो पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा है वो हो रहा है, जो भी बिजनेस चाहे वो कर सकते हैं, ये बंद नहीं होगा जब तक कि हम खुद बंद नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पे व्हाट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप? ऐसा पार्टनरशिप जो किसी सिंगल बिजनेस या अंडर एडवेंचर के लिए बनाया जाता है। सही बात है, हाँ, चाहे तो कंटिन्यूस बिजनेस के लिए भी किया जा सकता है। जैसे ईपीए में एक ही बिजनेस होता है, कोचिंग, इसके अलावा और कोई बिजनेस नहीं होता है, लेकिन क्या ये कंटिन्यूस बेसिस पे चल रहा है? यस, बात समझे? तो किसी सिंगल बिजनेस के लिए या फिर कंटिन्यूअसली सिंगल बिजनेस को करने के लिए बनाई जाने वाली पार्टनरशिप को पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं। अगर वो किसी फिक्स पीरियड वाली है, जैसे कि 1000 स्वेटर बिक गए, बात खत्म, तो बंद हो जाएगा। लेकिन अगर स्वेटर ही हमेशा बेचने के लिए पार्टनरशिप बनाई गई है तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो आगे चलती रहेगी। बंद कब होगी आप डिसाइड करो कि ड्यूरेशन वाली है या एट विल वाली है। ठीक है बच्चों? नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल पार्टनरशिप, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू द बिजनेस इन जनरल। उसको क्या बोलते हैं? जनरल पार्टनरशिप। ये डिफरेंट है फ्रॉम द पर्टिकुलर पार्टनरशिप। नाउ एक सिंपल सा क्वेश्चन का जवाब दो तो और एक कॉन्सेप्ट इसमें कवर हो जाए। आज मान लो मैं, स्वप्निल सर, स्वरूप सर, हम तीनों पार्टनरशिप में है और वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, जैसे कि बस ये कोचिंग एकेडमी रन करने के लिए।
हमारी लाइबिलिटी बस और बस एज अ पार्टनर इस बिजनेस के लिए रहेगी। मान लो मेरा और एक बिजनेस है, तो क्या उस बिजनेस के लिए क्या मैं इन पार्टनर्स को लाइबल कर सकता हूं? द आंसर इज नो। लेकिन जब मैं जनरल पार्टनरशिप की बात करता हूं तो उस पार्टनरशिप में 2 या 3 बिजनेसेस कंडक्ट कर रहे हैं, तो क्या उन सारे बिजनेसेस के लिए सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी मानी जाएगी? द आंसर इज यस। ये बात याद रखना। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है। जनरल पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी जितने बिजनेसेस उस पार्टनरशिप में हो रहे हैं उन सारे बिजनेसेस के लिए उनकी लायबिलिटी होगी। बताएंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट आते हैं काइंड्स ऑफ पार्टनर, यानी कि टाइप्स ऑफ पार्टनर। पेज नंबर 194 पे आना। टाइप्स ऑफ पार्टनर देखिए बहुत सारे प्रकार के पार्टनर है। पहला पार्टनर है आपका कौन सा बोलो? एक्टिव, एक्चुअल या ऑस्टेंसिबल पार्टनर। व्हाट इज एक्चुअल पार्टनर? सी, कोई भी पार्टनर होगा, एक बात याद रखो, आज मुझको अगर पार्टनरशिप का पार्टनर होना है तो आई शुड बी पार्टनर बाय एग्रीमेंट। दैट मीन्स माई नेम मस्ट बी रिटन इन द एग्रीमेंट एज अ पार्टनर, तभी मैं पार्टनर माना जाऊंगा। हाँ, एक्सेप्ट एक पार्टनर आता है एस्टोपल वाला, जो पार्टनर बाय एग्रीमेंट नहीं होता है बट खुद को पार्टनर करके ट्रीट करता है, तो वो बस उसी उसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल होता है। याद है आपको? बाकी सारे पार्टनर, इफ आई वांट टू कॉल माई सेल्फ एज अ पार्टनर, नॉमिनल हो, डॉर्मन पार्टनर हो, या फिर और कौन से पार्टनर होते हैं, इनएक्टिव पार्टनर हो, स्लीपिंग पार्टनर हो, वो सब लोग एग्रीमेंट के अंदर एज अ पार्टनर जिनका नाम लिखा होना चाहिए तभी पार्टनर हो गए। कोई आके बोल रहा है कि मैं पार्टनर हूं, उसका नाम एग्रीमेंट में नहीं हो, तो वो पार्टनर माना नहीं जाएगा फॉर द रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस। समझे बात? तो हर एक पार्टनर, जब भी एग्जाम में सवाल आएगा कि बताओ इस पार्टनर के बारे में, तो फर्स्ट थिंग दैट यू विल राइट इज दैट ही इज अ पार्टनर बाय एग्रीमेंट। एक नंबर यही दे दिया मैंने तुमको, 99 बच्चे बस, है कि नहीं? थैंक यू बोलो। तो ऐसा पार्टनर बाय क्या होता है बच्चों? एग्रीमेंट। तो पर्सन हु इज पार्टनर बाय एग्रीमेंट ही इज ओनली द पार्टनर। आप उसके क्लासिफिकेशन में क्या याद रख सकते हैं? अगर मान लो कोई पार्टनर अपने बिजनेस के अंदर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट लेता है तो वो एक्टिव पार्टनर है। जैसे मैं, स्वप्निल सर, स्वरूप सर, हम तीनों मिलकर क्लासेस रन करते, तो हम तीनों के तीनों ईपीए में क्या है? एक्टिव पार्टनर है। और क्या हम तीनों एग्रीमेंट से पार्टनर बन चुके हैं? द आंसर इज यस। दूसरा पार्टनर बराबर उसका उल्टा, क्या? दैट इज स्लीपिंग पार्टनर, डॉर्मन पार्टनर, या उसको इनएक्टिव पार्टनर भी कह सकते हैं। अब नाम से नजर आ रहा है। अच्छा, क्या इसका नाम एग्रीमेंट में लिखेंगे? द आंसर इज यस। जो पार्टनरशिप इस बिजनेस में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ईपीए में एक चौथा पार्टनर भी होगा जिसने पैसे लगाए होंगे, काम हम कर रहे हैं, तो वो पैसा लगाने वाला काम क्यों करेगा? बोले मैंने पैसा लगाया है तो मेरे को प्रॉफिट का शेयर देना है। आई बात समझ में? तो ऐसा पार्टनर जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता है लेकिन वो पार्टनर होता है। अब एक चीज का जवाब दो, एक्टिव पार्टनर क्या आउटसाइडर्स को एज अ पार्टनर लाइबल होते हैं? क्या स्लीपिंग पार्टनर आउटसाइडर्स को एज अ पार्टनर लाइबल होते हैं? द आंसर इज यस। वो दिखते नहीं है लेकिन फिर भी लाइबल होते हैं क्योंकि वो पार्टनर बाय एग्रीमेंट होते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट आता है आपका पार्टनर दैट इज नॉमिनल पार्टनर। ओके, व्हाट इज नॉमिनल पार्टनर? ऐसा पार्टनर जो पार्टनर बाय एग्रीमेंट है, जी हाँ, लेकिन उसका पार्टनरशिप के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ना वो पार्टनरशिप का प्रॉफिट शेयर करता है, ना वो पार्टनरशिप में कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट लेता है, मतलब ना उसका फॉर्म में इंटरेस्ट है, ना वो प्रॉफिट मांगता है, ना वो बिजनेस में कंडक्ट में पार्टिसिपेट करता है, तो वो पार्टनर क्यों बनता है? मैंने किसका एग्जांपल दिया था? मुकेश भाई का एग्जांपल दिया था, मोटा भाई। इजंट इट? आपको पता है ना मोटा भाई मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मोटा भाई मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड है। तो मैंने एक बार मोटा भाई को फोन लगाया, बोले मोटा भाई, बोले केम छो, बोले मजामा है एकदम। तो बोल रहे कि क्या हुआ? बोले एक छोटा सा काम है कि क्या हो रहा है कि ईपीए ग्रो ही नहीं कर रहा है, तो एक काम करो, मैं आपका नाम है ना, मैं एज अ पार्टनर करके लिखूंगा कि आप पार्टनर हो। एग्रीमेंट में भी आपका नाम लिखते हैं, जहां जहां भी होर्डिंग आएंगे यूट्यूब पे, इंस्टा पे, पहले आपका फोटो आएगा फिर हम तीनों का फोटो आएगा। तो बट ऑब्वियस सी बात है भाई, हमारे थोबड़े को देखने से ज्यादा मुकेश भाई का थोबड़ा सब लोगों को अच्छा लगेगा। भाई मुकेश भाई का पीपल विल गेट अट्रैक्टेड। तो हमने अनाउंसमेंट भी कर दिया कि बैच के पहले दिन मुकेश भाई सबको एड्रेस करेंगे। पता चला इतनी भीड़ उमड़ पड़ी है कि यहाँ पे मैनेज करना मुश्किल हो रखा है। Isn't it? So that means for that purpose I have made the मुकेश भाई as my partner. अच्छा बताओ, मुकेश भाई का मेरी ईपी के प्रॉफिट में कोई इंटरेस्ट होगा?
बोलेगी कितनी बार परचेस करूं बता तुझको, इजंट इट? तो मुकेश भाई का प्रॉफिट में कोई इंटरेस्ट नहीं। अच्छा मुकेश भाई कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, है कि नहीं? मतलब ये कोई सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे, इजंट इट? तो उनका इसके बिजनेस में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना हमारी ईपी में कोई इंटरेस्ट है, ना उनका बिजनेस में इंटरेस्ट है, ना वो प्रॉफिट लेते हैं, ना वो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रखते हैं पार्टिसिपेशन में। बस वो पार्टनर है, उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल पार्टनर। पर मेरा एक सवाल है, क्या एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर की तरह मुकेश भाई नॉमिनल पार्टनर होने के कारण क्या थर्ड पार्टी को लायबल होंगे? द आंसर इज ऑब्वियसली यस। ओके बच्चों, ये हो गया नॉमिनल पार्टनर। आगे बढ़े बच्चों। देन पार्टनर फॉर प्रॉफिट ओनली, ऐसे भी कुछ पार्टनर्स होते हैं जो बस और बस प्रॉफिट के लिए हम लोग ऐड करते हैं। एग्जांपल बेसिकली द माइनर पर्सन, ओके, उसको हम लोग पार्टनर रेगुलर नहीं बना सकते बट ओनली फॉर द प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, अगर कोई मेजर पर्सन है क्या उसको मैं फॉर प्रॉफिट ऐड कर सकता हूँ? तो आंसर इज यस, क्यों नहीं कर सकता? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ईपीए ने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है, तो बैंक बोली तुम्हारा प्रॉफिट होगा तो मुझको पार्टनर करके लो, क्योंकि प्रॉफिट होगा तुम मुझको दोगे नहीं दोगे मुझको क्या पता, तो मेरा जो रीपेमेंट है वो तुम्हारे प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है। तो एक काम करो, तुम लीगली मुझको पार्टनर बना लो। तो यू टेल मी, बैंक जब मेरे फर्म में पार्टनर बनेगी फॉर द प्रॉफिट, क्या वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट लाइबल होगी? हाँ कि ना? जरूर होगी भाई, क्यों नहीं होगी? सही बात है। हाँ, वाइंडिंग अप में वो लाइबल नहीं होंगे क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए पार्टनर बने हुए। लॉस होगा तो शेयर नहीं करेंगे बट वो लाइबल होंगे, रूटीन नेचर ऑफ बिजनेस में वो लाइबल होंगे। आई बात समझ में? जैसे मान लो कोई एक स्टूडेंट आके बोले कि नहीं 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 सर, आपने बैच ठीक से नहीं लिया, ये नहीं है वो नहीं हुआ, हमारे पर केस ठोक दिया। तो हमारे पे केस ठोक दिया तो जो भी डैमेजेस होंगे वो डैमेजेस को पे करने के लिए फर्म का प्रॉफिट लाइबल होगा। तो आज जो प्रॉफिट कमाया है उसमें से वो डैमेजेस माइनस किए जाएंगे, जो बचेगा वो शेयर लेके जाएगा फॉर प्रॉफिट। तो पार्टनर फॉर प्रॉफिट को हम पर्सनली लायबल नहीं कर सकते, बट उसका प्रॉफिट का शेयर जो फर्म में है, जो वो अदरवाइज लेके जा सकता था, उसमें से पहले जो लॉस है वो माइनस करेंगे। बात समझे? जैसे 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, 10 रुपए का वो डैमेज आया, तो 100 - 10 डिवाइडेड बाई फिर 90 बचा, फिर वो बाकी पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा और उसमें वो शेयर क्लेम करेगा। बात समझे? वो पर्सनली लायबल नहीं होगा, उसका प्रॉफिट जो शेयर है फर्म में वो लायबल होगा। पार्टनर फॉर प्रॉफिट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट होता है इनकमिंग पार्टनर। हु इज इनकमिंग पार्टनर? ऐसा पार्टनर जो पार्टनरशिप में एज ए पार्टनर ऐड हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, इसके अंदर छोटी सी बात पूछता हूँ, आज अगर कोई पार्टनर ऐड हो रहा है तो उसकी लायबिलिटी कहां से होगी? फ्रॉम द डेट ऑफ हिज एडमिशन। बट इसके अंदर एक छोटी सी बात लिख के दिया था, अगर आपको याद है क्या, कि अगर वो चाहे तो पुराने डेट से भी अपनी लायबिलिटी बना सकता है। इसके लिए एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, नया पार्टनर एंड द थर्ड पार्टी, इनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। नोवेशन का एग्जांपल दिया था, याद है आपको? जैसे फॉर एग्जांपल 1 साल पहले हमने आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिया था, आज हमने नया पार्टनर ऐड किया, उसकी लायबिलिटी उसके लिए होगी? नहीं होगी। उसके एडमिशन के बाद जो लोन लेगा ना उसके लिए लायबल होगी। बट वो चाहता है कि मैं पुराने डेट्स के लिए भी लायबल रहूं। तो देखिए यहाँ पे पहले मेरे और आईसीआईसीआई बैंक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, नाउ दैट कॉन्ट्रैक्ट नीड्स टू बी रिवाइज, और इसको हम कॉन्ट्रैक्ट की भाषा में नोवेशन कहते हैं। तो if incoming partner wants himself to make liable for the earlier date before his date of admission, I should make a new contract with the third person, firm and the partner. बात समझे? ये पॉइंट याद रखना। तो इसको बोलते हैं नोवेशन। एनी डाउट सो फार? तो क्या इनकमिंग पार्टनर बिफोर द डेट ऑफ एडमिशन के लिए भी लाइबल हो सकता है? द आंसर इज यस, बस उसके रिलेटेड उसका एक एग्रीमेंट बनना चाहिए। नेक्स्ट वन आता है आउटगोइंग पार्टनर। व्हाट इज आउटगोइंग पार्टनर? ऐसा पार्टनर जो पार्टनरशिप से रिटायर हो रहा है। अच्छा, उसकी लायबिलिटी कहां से कहां तक होगी? फ्रॉम द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट उसकी कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन बच्चों एक बात समझो, आज अगर कोई एक्टिव पार्टनर रिटायर हो रहा है तो क्या उसको नोटिस ऑफ रिटायरमेंट देना जरूरी है? अगर उसने नोटिस ऑफ रिटायरमेंट नहीं दिया तो क्या वो एज अ रेगुलर पार्टनर ही लाइबल रहेगा? द आंसर इज यस। अच्छा, ये नोटिस कौन दे? फर्म दे, पार्टनर दे, कोई दे, चलेगा, कोई चिंता नहीं। बस थर्ड पार्टी मस्ट गेट द नोटिस, पब्लिक नोटिस देना बहुत जरूरी है। कौन सा पार्टनर? एक्टिव पार्टनर। अच्छा, ये जो स्लीपिंग पार्टनर है ना उसको देने की जरूरत नहीं, क्यों बताओ? क्योंकि थर्ड पार्टी को पता ही नहीं ना कि ये पार्टनर है। अच्छा, नॉमिनल पार्टनर को देना जरूरी है? यस, थर्ड पार्टी को पता है कि वो नॉमिनल पार्टनर है, वो पार्टनर है, तो लॉजिकली आंसर करो। सही बात है। तो अगर कोई पार्टनर जिसको नोटिस देना जरूरी है वो नोटिस नहीं देगा तो
वो लाइबल होगा इवन आफ्टर द डेट ऑफ रिटायरमेंट। नोटिस दे आर नॉट लाइबल। लेकिन डेथ और इंसॉल्वेंसी पे क्या होगा? डेथ और इंसॉल्वेंसी पे भी तो पार्टनर निकलते हैं ना, उस केस में क्या होगा? इंसॉल्वेंसी पे उसको लाइबल करने का मतलब क्या है? वो लाइबिलिटी पे नहीं कर पा रहा था, इसीलिए तो वो इंसॉल्वेंट हुआ है। हाँ कि ना? तो इंसॉल्वेंसी के बाद नोटिस दो नहीं दो वो लाइबल नहीं होता है। और डेथ में तो अब क्या उसको मरे हुए इंसान को उसको जिंदा करोगे भाई, चल तू लाइबल होगा क्यों नोटिस नहीं दिया? क्या नोटिस देना, उसका खुद का नोटिस निकला हुआ है। अरे हाँ कि ना? तो आज कोई बंदा मर गया है, नोटिस डेथ हो चुकी है, तो डेथ के बाद के डेट्स के लिए उसकी लायबिलिटी नहीं है। हाँ, लेकिन डेथ के डेट के पहले के लायबिलिटी के लिए उसकी प्रॉपर्टी लायबल होगी, वो लायबल नहीं होता है। क्या समझे बच्चों? तो आउटगोइंग पार्टनर में ये पॉइंट याद रखना कि नोटिस देना है नहीं देना है, डेथ हो गई इंसॉल्वेंसी पे निकल रहा है तो क्या होगा? एनी डाउट सो फार? नेक्स्ट आता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, मार्क्ड एज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट? सी, मैंने आपको वो होल्डिंग आउट का एजेंसी बताया था, याद है आपको? ये एक पर्सन था, उसका फ्रेंड उसके दुकान में बैठता था, तो ये थर्ड पर्सन आ गया और उस दुकानदार से उसने सामान खरीदी कर लिया। तो क्या वो एज अ दुकानदार लायबल होगा और क्या प्रिंसिपल लायबल होगा? सेम लॉजिक यहाँ पर भी है। देखिए, आज कोई पर्सन अपने आप को एज अ पार्टनर रिप्रेजेंट कर रहा है या अपने आप को पार्टनर रिप्रेजेंट करने के लिए अलाउ कर रहा है। जैसे मामा, क्या मामा ईपीए में पार्टनर है? नहीं। लेकिन मामा अपने आप को आपके सामने ईपीए का पार्टनर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर हम ही मामा को अलाउ कर रहे हैं कि आप एज अ पार्टनर करके रिप्रेजेंट हो जाओ। तो आप मुझको बताएंगे जो भी कॉन्ट्रैक्ट मामा एज अ पार्टनर बता करके या हम मामा का नाम पार्टनर बता करके किसी थर्ड पार्टी के साथ करेंगे, क्या उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए मामा एज अ पार्टनर लायबल होंगे कि नहीं होंगे? द आंसर इज यस, उसको बोलते हैं होल्डिंग आउट पार्टनर। सो टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर इन द फर्म when in fact he is not, he is liable like the partner in the firm to anyone for such for such a representation। मतलब बस वही कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो लायबल होंगे, बाकी नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनके लिए तो बाकी पार्टनर लायबल होंगे। समझे बच्चों? तो इन शॉर्ट, अगर मामा ने किसी एक स्टूडेंट का एडमिशन एज अ पार्टनर कंफर्म किया तो उस ट्रांजैक्शन के लिए मामा की लायबिलिटी एज अ पार्टनर रहेगी। बताएंगे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। क्लियर है बच्चों? अरे जेब लगा पक्का? तो यहाँ पे खत्म है अपने, क्या बोलो? दैट इज टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। कुछ बचे पार्टनर जरा देखो ऊपर जरा सा लिस्ट में आते। देखिए, एक्टिव पार्टनर हो गया। अच्छा, एक्टिव पार्टनर का दूसरा नाम भी है, क्या नाम है? ऑस्टेंसिबल पार्टनर। ओके, फिर नॉमिनल पार्टनर हो गया, आउटगोइंग पार्टनर हो गया, इनकमिंग पार्टनर हो गया, स्लीपिंग पार्टनर, डॉर्मन पार्टनर हो गया, पार्टनर बाय होल्डिंग हो गया, पार्टनर फॉर प्रॉफिट ओनली हो गया। ये सब पार्टनर कोई कॉन्सेप्ट होता है नहीं, उसको काट दो, नॉट दैट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है बच्चों? तो टाइप्स ऑफ पार्टनर हो गए, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप भी हो गए। ठीक है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में सारे के सारे पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, टाइप्स ऑफ पार्टनर में आपका होल्डिंग आउट पार्टनर मुझको थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, बाकी पार्टनर तो यू कैन जज इट ऑन योर ओन। ओके, चलिए आगे बढ़े। नाउ फिर आते हैं अपने मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर पे कि भैया पार्टनरशिप क्या होती है। ओके, बताएंगे मुझको पार्टनरशिप क्या है? इट इज अ रिलेशन बिटवीन दी पर्सन। मैंने बताया था आपको। व्हाट इज फर्म? कलेक्टिवली सबको क्या बोला जाता है? फर्म बोला जाता है। इंडिविजुअली उनको पार्टनर बोला जाता है। और जिस नाम से बिजनेस करते हैं उसको बोलते हैं फर्म का नाम। ओके, सो व्हाट डू मीन बाय पार्टनरशिप? पार्टनरशिप में क्या क्या होना चाहिए? पार्टनरशिप में एटलीस्ट दो या दो से ज्यादा लोग होनी चाहिए, एक बंदा पार्टनरशिप नहीं कर सकता। हाँ कि ना? नेक्स्ट, पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट से बनना चाहिए जिसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं बच्चों? डीड बोलते हैं। अच्छा, पार्टनरशिप क्या किसी बिजनेस को करने के लिए एंटर करना चाहिए? नहीं तो चलो पार्टनरशिप करते हैं वेल्लापंती करने के लिए। नुक्कड़ पे शाम को चार पांच यार दोस्त मिल जाते हैं, उधर कुछ 2 GB खत्म करने का काम हो जाता है ना? सब 2 GB, इसको रील ट्रांसफर करो, उसको रील ट्रांसफर करो। साले ये रील ट्रांसफर करने वाले ने बड़े कमीने होते हैं, खुद का तो टाइम बर्बाद किया ही है घंटा भर, फिर दूसरे का भी तो दिमाग खराब कर देंगे, क्योंकि उसको रील भेजेगा, वो एक रील देख करके बंद नहीं करता इंस्टाग्राम, वो फिर स्क्रॉल करते रहता है। तो खुद का टाइम तो बर्बाद कर ही लिया है, दूसरे का भी 10-15 मिनट खराब कर देता है। दैट मीन्स प्रोडक्टिव आधा आधा घंटा उसने वेस्ट कर लिया है। सॉरी, रिएक्ट माने? हाँ करता हूँ, लेकिन आई डोंट नो अबाउट दिस। रिएक्ट मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, अच्छा मतलब रिप्लाई, उसको रिप्लाई, अच्छा मतलब रिएक्ट करो। हाँ हाँ, वो हंसने का इमोजी भेजो
या ऐसा हार्ट शेप भेजो, या ऐसा गुस्से वाला भेजो। अच्छा, मतलब सीन करके छोड़ दिया तो वो ऑनलाइन अपमान हो जाता है। सॉरी, अब ऑटोमेटिक निकलता है? नहीं नहीं, ये कुछ झूठ बोल रही है थोड़ी ना। अच्छा, मतलब आप अदरवाइज बता रहे हो कि आप अनफॉलो कर दो उसको। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक, करो, सबको अनफॉलो करो फिर। हाँ, बस अपना अपना इंस्टाग्राम रखो, है ना। किसी को परेशान मत करो, किसी से परेशान होना भी नहीं है कि नहीं। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था। हाँ, तो वो ऑनलाइन अपमान माना जाता है, जैसे कि सीन करके छोड़ दिया, रिप्लाई नहीं किया। व्हाट्सएप पे भी 2 ग्रीन टिक आए लेकिन रिप्लाई नहीं किया। ब्लू के ग्रीन कौन सा टिक आता है? ब्लू टिक आते हैं क्या? अच्छा, ब्लू टिक आ गया तो रिप्लाई नहीं किया, तो वो कॉर्पोरेट अपमान जैसा होता है, ऑफिस में करते हैं। पर्सनल अपमान मुंह पे करते हैं, वैसे इंस्टाग्राम ऑनलाइन अपमान बोलते हैं उसको, है ना। तो कर, अपमान करो, 10 लोगों को अपमान करो। वो रील भेजना तो बंद कर दे तुमको, है कि नहीं। तुम्हारा रिजल्ट लगेगा, पास हो जाएगा तो अपना रिजल्ट भेजना उन सब लोगों को। देख भाई, इसलिए मैंने तुमको रिएक्ट नहीं किया था, अब इस पे रिएक्ट करके बता। इजंट इट? वो रिएक्ट तो हार्ड से करेगा, लेकिन उधर वो खुद रो रहा है। सॉरी, नहीं फेल तो होगा नहीं ना, ये करेगा तो फेल होगा। रिएक्ट करते रहेगा तो फेल होगा, है कि नहीं। बता, सब कुछ करने के बाद भी फेल होने की बात करता है, कैसे फेल होगा भाई? तो मेरा स्टूडेंट है, फेल तो होगा ही नहीं तू कमे। चलो आगे बढ़े। हाँ, मैं क्या बात कर रहा था। वेल्लापंती करने के लिए पार्टनरशिप नहीं होता है। चलो यार दोस्त मिलके बैठ जाते, चलो पार्टनरशिप बनाते, इसका पार्टनर कोई बिजनेस होना चाहिए। दे आर डूइंग सम बिजनेस अंडर द पार्टनरशिप। और ये पार्टनरशिप बिजनेस हम करते क्यों है? सोशल वर्क करने के लिए। सोशल तेवढंच करायचं, जास्त सोशल वर्क करायचं नाही। एवढं सोशल वर्क करू नका की तुम्हाला सोशल वर्कची गरज पडेल कुणाच्या तरी, इजंट इट। तो हमेशा बिजनेस करते किसके लिए बच्चों? ओनली फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट। हाँ, प्रॉफिट करके पर्सनल सोशल वर्क करो, लेकिन पार्टनरशिप में सोशल वर्क करने का नहीं। तो एवरी टाइम पार्टनरशिप में 2 एलिमेंट बड़े जरूरी है। पहला, बिजनेस होना बहुत जरूरी है। नंबर 2, प्रॉफिट के लिए करेंगे। नॉन प्रॉफिट पार्टनरशिप होती ही नहीं है, वो नॉन प्रॉफिट कंपनी हो सकती है। और वो बिजनेस सब मिलके कर रहे हैं, या कोई एक उनके बिहाफ पे कर रहा है, जैसे एक्टिव पार्टनर नहीं होते। जैसे ईपीए में सारे पार्टनर मिलके कर रहे हैं, प्रोबेबली हो सकता है कि कुछ पार्टनर, 2-3 पार्टनर और भी होंगे जो बस नाम के पार्टनर होंगे। काम हम कर रहे हैं, पैसा वो ले रहे हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? इसको बोलते हैं पार्टनरशिप। आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट थिंग, दैट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप नाम की कोई चीज आती है, पता है तुमको? ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप आएंगे, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करो। ट्रू टेस्ट, कि कब कहेंगे कि पार्टनरशिप है? भाई वही सारी चीजें है रे, क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट का होना जरूरी है, ओके बच्चों। उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग होना बहुत जरूरी है, हाँ कि ना। और बिजनेस जो है ना, बिजनेस ओके, बिजनेस सब मिलके करेंगे या कोई एक इनके बिहाफ पे करेगा? तो अगर कोई पर्सन किसी और के बिहाफ पे कर रहा है तो उनके बीच में एजेंसी होगा नहीं होगा? सो देयर मस्ट बी अ म्यूचुअल एजेंसी। अब इसी बात को यूनिट नंबर 2 में डिटेल में पढ़ना है, कि क्या कोई पार्टनर पार्टनरशिप के बिहाफ पे कोई काम करेगा तो बाकी पार्टनर उसके लिए लायबल होते हैं या नहीं होते? कब लायबल होते हैं, कब नहीं होते? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द थर्ड पर्सन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ईच अदर ऑफ द पार्टनर्स, वही हमको एजेंसी में पढ़ना है। तो द 3 टेस्ट जो है वो आपको क्लियर करने होंगे। पहला क्या होगा बच्चों? एग्रीमेंट। व्हाट इज एग्रीमेंट? एग्रीमेंट माने डीड, हाँ कि ना। फिर नंबर 2 क्या होना चाहिए? प्रॉफिट शेयरिंग, किस बात का? बिजनेस का, हाँ कि ना बच्चों। और तीसरा, उनके बीच में क्या होनी चाहिए? एजेंसी। एजेंसी स्टैंड्स फॉर, कम ऑन, म्यूचुअल एजेंसी। एग्जाम में बहुत सारे सवाल इसके ऊपर आ सकते हैं। ट्रू टेस्ट, 3 टेस्ट याद रखना, 3 टेस्ट लिखना, बाकी फापट पसरा लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अपने पास वक्त बहुत कम होता है। पिन पॉइंट आंसर लिख के आना है। ट्रू टेस्ट क्लियर है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। आगे बढ़ सकते हैं क्या बच्चों? आगे बढ़ सकते हैं क्या? फिर बाद में ये जो है ना डिफरेंसेस है, कि पार्टनरशिप और कंपनी का डिफरेंस बताओ, पार्टनरशिप और एचओ का डिफरेंस बताओ, पार्टनरशिप और उसका डिफरेंस बताओ, वगैरह वगैरह। ये आप एक बार घर पे रीड कर लेना, मैं नहीं रीड करूंगा, ठीक है बच्चों। हो सकता है कि इसमें से कोई डिफरेंस आ जाए तो उसको लिख लेना। तो कंपनी क्या है आपको पता है, एचओएफ क्या है मैंने तब बता दिया आपको, जब मेन बैच हुआ था डिटेल में बताया था कौन कौन से पॉइंट इसमें याद रखने हैं। सारे पॉइंट रेलेवेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो टिक डाउन करके दिए हुए, उन्हीं को याद करके जाना। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो मुझको पूछना, सर ये नहीं समझा, ये पॉइंट क्लियर करके दो। जो टिक करके दिए वही वाले पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हमने फिनिश किया अपना यूनिट नंबर 1। एक बताली बजाएंगे सब लोग, सब लोग। गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन देखे? हाँ बेटा, बोलो बोलो, सुन रहा हूँ मैं।
सॉरी। हम्म। हाँ हाँ हाँ, तो वो खुद नहीं ले रहे हैं ना, हम तो रेडी है ना देने के लिए उसको। आप बात समझो, देखो बच्ची का सवाल क्या है, ऑनलाइन वाले तुम भी देखो। बच्ची का सवाल क्या है सर, अगर पार्टनरशिप में ट्रू टेस्ट में प्रॉफिट शेयरिंग इज इसेंशियल थिंग है, तो नॉमिनल पार्टनर को हम प्रॉफिट नहीं देते, तो उनके बीच में कैसी पार्टनरशिप हुई? सवाल वैसे लॉजिकल है, बट एक बात बताओ, हमने प्रॉफिट शेयरिंग सारे पार्टनर्स के बीच में सोचा है, या किसी एक पार्टनर को पूरा प्रॉफिट देंगे तो चलेगा? किसी एक को भी देके चलेगा ना। मान लो मैं और स्वरूप सर या स्वप्ने से, हम तीनों मान लो पार्टनर है, ओके। तो मान लो इन दोनों ने सोचा एक काम करते, सारा प्रॉफिट हम मोहित सर को देते, गरीब हूं मैं इन दोनों में, अब हम तीनों में, तो फिर मेरे को देंगे ये सारा पैसा, तो नहीं चलेगा? तुमको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉफिट तो शेयर हो रहा है ना मुझको। तो मान लो मैं और एक पार्टनर है जो नॉमिनल पार्टनर है, काम तो मैं ही करता हूँ, वो नॉमिनल पार्टनर, मैंने बस उसका नाम यूज किया है, तो हमारे बीच में पार्टनरशिप नहीं है, प्रॉफिट तो मैं ले रहा हूँ ना। प्रॉफिट शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट, किसके साथ शेयर हो रहा है वो जरूरी नहीं है। और आप जो सवाल पूछ रहे हो वो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकेबल भी होगा, क्योंकि एक नॉमिनल और एक एक्टिव पार्टनर ऐसा कोई सीन ही नहीं होगा। चार पांच लोग होंगे जिसमें से एक पर्सन का नाम हम यूज कर रहे हैं, उसका प्रॉफिट में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन बाकी तो शेयर कर रहे हैं ना मिल मिला के। आई बात समझ में? चलिए, सो नाउ क्वेश्चन को थोड़ा सा मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखो क्या बोला है, मिस्टर एक्स यू एंड मिस्टर वाई यू आर द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फॉर्म। मिस्टर एक्स यू इंट्रोड्यूस्ड एम यू एन एम्प्लॉय as his partner to ZU. MU remained silent. ZU, a trader in believing MU as the partner, supplied 50 laptops to the firm on the credit. After expiry of the credit period, ZU did not get the amount of laptop sold to partnership firm. ZU filed a suit against the XU and MU for the recovery of price. Does MU liable for such purpose? The answer is yes. देखिए, क्या ये पार्टनर बाय होल्डिंग आउट हुआ? तो एमयू को जो पार्टनर नहीं है, क्या हमने एज अ पार्टनर करके इंट्रोड्यूस किया है? द आंसर इज यस। क्या वो कुछ कहा उसके ऊपर? नहीं कहा। तो क्या वो एज अ पार्टनर लायबल रहेगा टू पे द लैपटॉप? द आंसर इज यस। तो इसका आंसर लिखना कौन से बेस पे है? पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। तो हमने इंपॉर्टेंट मार्क किया वो पे है, हाँ कि ना? उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। सारे पार्टनर्स भी होंगे ना, लेकिन वो पार्टनर भी एज अ पार्टनर करके बाकी पार्टनर्स के साथ लायबल होगा। बस वही कैसे लायबल होगा? एज अ उसका शेयर कितना हो सकता है उसके लिए लायबल होगा। मोहन, सोहन एंड रोहन आर द पार्टनर्स इन द फर्म ऑफ मेसर्स मोसोरो एंड कंपनी. They admitted Bohan as the nominal partner and on agreement between all partners. Bohan is not entitled to share profit in the firm. After some time, a creditor Karan filed a suit to Bohan for recovery of his debt. Bohan denied for the same as he is just the nominal partner and is not liable for the debts of the firm. Karan should claim his dues from the other partner. तो आपको बताना है whether Bohan is liable for the dues of Karan against the firm. बताएंगे क्या वो liable है? तो being a nominal partner is liable for the debts of the firm. In case Karan filed suit against the firm, whether Bohan would be liable? Again the answer is yes, because वो nominal partner है, तो nominal partner liable होते हैं। ठीक है, वो मुकेश भाई का एग्जांपल याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। Ram and Rahim were working as a teacher in Ishwar Chand Vidyasagar Higher Secondary School and also are very good friends. They jointly purchased the flat which was given on rent to Mr. John. It was decided between the landlords and tenant that the rent would be 10,000 per month inclusive of electricity bill. It means electricity bill will be paid by landlord. The landlord by mistake did not pay the electricity bill for the month of March 22. Due to this, electricity department cut the connection. Mr. John has to pay electricity bill of 2,800 and 200 as a penalty to resume the electricity connection. Mr. John claimed 3,000 from Ram, but Ram replied that he is liable only for 1,500.
Mr. John said Mr. Ram and Mr. Rahim are the partners, therefore he can claim the full amount from any of the partner. तो आपको बताना है क्या राम से वो 3,000 क्लेम कर सकता है? द आंसर इज यस। भाई म्यूचुअल एजेंसी है ना, तुम पार्टनर तो तुमसे पूरा क्लेम करेंगे, दोनों अलग अलग एंटिटी तरह कैसे काम कर सकते हैं? हाँ, लेकिन क्या राम रहीम से 1500 रिकवर कर सकता है? उसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी वाला कॉन्सेप्ट। हाँ कि ना बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आप मार्क कर रहे हो ना? स्टेट वेदर द फॉलोइंग पार्टनरशिप्स अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, क्या वो पार्टनरशिप है या नहीं? पॉइंट नंबर ए, टू फर्म्स ईच हैविंग 12 पार्टनर्स कंबाइंड बाय एग्रीमेंट इनटू वन फर्म, बताएंगे पार्टनरशिप है कि नहीं? आंसर इज यस, पार्टनरशिप है। दो फर्म एक साथ आइए तो पार्टनर बढ़े तो पार्टनरशिप हो गई। ए एंड बी को ओनर्स एग्री टू कंडक्ट द बिजनेस इन अ कॉमन फॉर प्रॉफिट, यस, बिकॉज वो को ओनर्स है, बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, some individuals form an association to which each individual contribute 500 annually. The objective of association to produce the clothes and distribute clothes free to the war widows, नहीं, प्रॉफिट के लिए नहीं है तो वो पार्टनरशिप नहीं है। ए एंड बी को-ओनर्स शेयर बिटवीन देमसेल्व्स द रेंट डिराइव्ड फ्रॉम द पीस ऑफ लैंड, नहीं। A and B buy commodity X and agrees to sell the commodity with the sharing of profit equally. The answer is yes. यहाँ पे ये पार्टनरशिप मानी जाएगी, ठीक है। दिस इज हाउ द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। क्वेश्चन नंबर 10 आते, लास्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ पार्टनर, बताएंगे व्हाट इज एक्टिव पार्टनर, भैया जो एग्रीमेंट से पार्टनर बना है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट लेता है, थर्ड पार्टी की तरफ लायबल होगा। व्हाट इज स्लीपिंग पार्टनर, पार्टनर बाय एग्रीमेंट होता है, कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं बट फिर भी थर्ड पार्टी की तरफ लायबल होता है। व्हाट इज नॉमिनल पार्टनर, उसका ना बिजनेस में इंटरेस्ट है ना प्रॉफिट में इंटरेस्ट है, ना वो कोई एक्चुअल कंडक्ट ऑफ एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट रखता है, लेकिन क्या वो थर्ड पार्टी पे लायबल होता है? क्या ये पार्टनर बाय एग्रीमेंट होता है? द आंसर इज यस। व्हाट इज प्रॉफिट पार्टनर फॉर प्रॉफिट ओनली, ऐसा पार्टनर जो लॉस नहीं बल्कि प्रॉफिट शेयर करेगा, बट क्या वो थर्ड पार्टी की तरफ लायबल होगा? द आंसर इज यस। व्हाट इज इनकमिंग पार्टनर, जो आता है। व्हाट इज आउटगोइंग पार्टनर, जो जाता है। व्हाट इज स्टेबल, ऐसा पर्सन जो खुद को रिप्रेजेंट करता है या किसी और को अपने आप को पार्टनर करके रिप्रेजेंट करने के लिए बोलता है, तो उसकी लायबिलिटी उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए लायबल, उस ट्रांजैक्शन के लिए उसकी लायबिलिटी रहेगी। ओके बच्चों, बस खत्म हो आपका यूनिट नंबर 1। एनी डाउट? एक 5 मिनट दे रहा हूँ, फटाक से पूरे यूनिट को स्कैन करिएगा, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। जैसे मैंने रिवाइज किया है उसी सीक्वेंस में आप घर पे भी रिवाइज करेंगे तो आपका रिवीजन फास्ट होगा, अदरवाइज रिवीजन मोनोटोनियस लगने लगेगा आपको। ऑनलाइन बच्चे आपको भी कोई डाउट होगा तो पूछना। हाँ बेटा, हाँ, बिकॉज ही इज अ पार्टनर फॉर प्रॉफिट ओनली ना, बट वो सी पार्टनर फॉर प्रॉफिट ओनली में होता क्या है, माइनर के केस में भी ये कॉन्सेप्ट क्या है समझो, मेरे को पता चला आपका डाउट क्या है। सुनिए, जब मैं कहता हूं पार्टनर फॉर प्रॉफिट ओनली, हमने लिखा है कि इज लाइबल टुवर्ड द थर्ड पार्टी, ये लिखा, बट कौन सी चीज के लिए? सी मैं अभी पार्टनरशिप बना रहा हूँ, ठीक है, चला रहा हूँ ईपीए, तो मैंने आप सबका फीस लिया कि जैन 26 का बैच मैं आपका लूंगा, आप सबसे फीस कलेक्ट कर लिया मैंने, तो मेरे पास एक एक्स अमाउंट जो है जमा हो गया। मीनवाइल अगर मान लो हमको लगा कि नहीं नहीं ये बैच तो हम कंडक्ट नहीं कर सकते, तो हमने डिक्लेयर कर दिया कि बैच विल नॉट बी कंडक्टेड नाउ हैंस फोर्थ, तो क्या आप हमसे आपने दिया हुआ फीस वापस मांगेंगे? तो क्या फर्म आपको ईपीए आपको पूरा फीस वापस देने के लिए लायबल है? द आंसर इज यस। अब ये पूरा फीस हमने आपको वापस दिया, इससे ईपीए के प्रॉफिट पे फर्क हुआ, प्रॉफिट कम हुआ, तो जो रिड्यूस प्रॉफिट है ना उसमें से ये पार्टनर फॉर प्रॉफिट प्रॉफिट क्लेम करेगा ना। वो ये नहीं कह सकता नहीं मैं प्रॉफिट के लिए पार्टनर हूं, जो बैच बंद करने की वजह से जो नुकसान हुआ है उसका मेरा कोई संबंध नहीं है, जो तुमने पैसे वापस किए उसमें से मेरा शेयर निकालो बाकी उनको वापस दो, क्या वो ऐसा बोल सकता है? तो लाइबल टुवर्ड थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है? यू आर द थर्ड पार्टी फॉर ईपीए, तो जो नुकसान हमारे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हुआ, क्या वो नुकसान हमने आपको दे दिया? क्या इस नुकसान में उसका भी शेयर आया था? तो दिस इज हाउ ही इज लाइबल टुवर्ड थर्ड पार्टी।
दैट मीन्स वॉट एवर हिज प्रॉफिट शेयर वॉज इन द फर्म, वो थर्ड पार्टी की तरफ लाइबल है. जो बचेगा प्रॉफिट, अगर आफ्टर कंसिडरिंग ऑल एक्सपेंसेस, डैमेजेस, लॉसेस दैट द फर्म माइट इनकर, that surplus will be distributed with the partner for profit. If nothing remains, he is not liable to claim the profit. And if loss incurred after paying all these damages, he will not be entitled to share that loss. वो बोलेगा लॉस है तुम अपना अपना शेयर कर लो. क्लियर? पक्का? ये कॉन्सेप्ट में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है. मैंने अभी रिवीजन में भी इसको डिस्कस किया था, बट शायद क्लियर नहीं हुआ. चलो क्लियर है अभी. चलिए वापस एक बार, डाउट होगा तो पूछिएगा. ऑनलाइन स्टूडेंट्स देखिएगा, कोई डाउट होगा तो. आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट्स. पठान किसको मार रहा है? सर एलिमेंट ऑफ पार्टनर्स, भाई एलिमेंट में क्या होता है? देयर मस्ट बी टू और मोर पीपल एज अ पार्टनर. बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस प्रॉफिट के लिए करेंगे, बिजनेस एक करेगा या सब मिल मिला के करेंगे, इसमें क्या डाउट होना चाहिए बेटा? एलिमेंट्स का पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 ये क्या चीज़ है? ये बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये डाउट है तुझको भाई? भैया देखो, कुछ पार्टनर एक्टिव पार्टनर होते हैं, कुछ स्लीपिंग पार्टनर होते हैं. तो स्लीपिंग पार्टनर तो बिजनेस में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते हैं ना. मान लो मैं स्वप्निल से स्वरूप सर, उसमें से मान लो मैं स्लीपिंग पार्टनर हूँ, मैं बिजनेस नहीं करता हूँ, तो मैं तो सो जाऊंगा ना, मतलब बिजनेस में नहीं आऊंगा. ये दोनों काम करेंगे. तो बिजनेस इज बिन कैरिड आउट बाय ऑल. हो सकता है हम तीनों काम कर रहे हैं, या फिर उनमें से कुछ काम कर रहे हैं जो सबके लिए काम कर रहे हैं. जैसे प्रॉफिट कमाएंगे ये दोनों, शेयर करेंगे हम तीनों, तो उसको बोलते हैं बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, सबने, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. पॉइंट नंबर 5 हो गया. किसको मार रहा था रे? किसको मार रहा था? नहीं मारा, या तुझको मारा? नहीं ना. ये साक्षी पूछ रही थी, देखो आवाज आ रहा है बाहर से, वो कहाँ गया वो पठान? बच्चे, अच्छा अच्छा, ओके ओके, बच्चे बच्चे बेटा. अच्छा हो गया, 5 मिनट आपके और हो गए, अब आगे बढ़ते हैं. अच्छा और किसी को डाउट है क्या ऑनलाइन में? बताना फटाफट. अच्छा ये आप रीड करोगे ना घर पे? हाँ, ये इतना तो कर लो. कर लोगे ना? वादा, प्रॉमिस. देखो वादा कर रहा हूँ, निभाना पड़ेगा. आज ही के आज जाके पढ़ना है, ठीक है? तो उदा कर दो, परवाह कर दो. हाँ, क्या वादा नहीं है? हाँ, तू 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 बहुत बिजी है रे भाई, तू बहुत बिजी है. तू 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 एग्जाम की बात कर ले भाई, कोई चिंता नहीं है. तुझको कुछ बोला है क्या? तू पठान है रे, कुछ बोल नहीं सकते तुझको. ओके चलिए, यूनिट नंबर 2, रिलेशंस ऑफ पार्टनर. अब व्हाट दिस यूनिट इंक्लूड्स, सी यहाँ पे हम लोगों को पहला हाफ में समझना है कि पार्टनर्स के क्या राइट्स है और पार्टनर के क्या ड्यूटीज है. कब पार्टनर क्या कर सकता है, कब पार्टनर क्या नहीं कर सकता. क्या पार्टनर्स के कुछ इम्प्लाइड अधिकार पार्टनरशिप एक्ट बता रहा है कि अगर तू किसी फर्म का पार्टनर है तो ये तो तू कर ही कर सकता है. तो क्या ऐसा कुछ बोला हुआ है? साथ में नेक्स्ट, यानी कि आखिरी पड़ाव में इस यूनिट के हम पढ़ेंगे कि पार्टनर का थर्ड पार्टी के अगेंस्ट क्या रिलेशन है. कि क्या कोई थर्ड पार्टी पार्टनर ने किए हुए एक्टिविटी की वजह से फर्म के ऊपर केस फाइल कर सकता है या फर्म को लायबल कर सकता है. तो इन शॉर्ट यहाँ पे हम एक दूसरे के रिलेशन समझ रहे हैं कि पार्टनर का दूसरे पार्टनर से क्या रिलेशन है, पार्टनर का थर्ड पार्टी से क्या रिलेशन है,
फर्म का पार्टनर से क्या रिलेशन है, पार्टनर का फर्म से क्या रिलेशन है, और फिर थर्ड पार्टी का पार्टनर और फर्म से क्या रिलेशन है, उसमें क्या अधिकार है, उसमें क्या ड्यूटीज है, वही समझना है, एकदम बेसिक है। ठीक है, चलो इसको भी रिवाइज करने का एक सीक्वेंस मैंने बनाया है, उसी सीक्वेंस में रिवाइज करेंगे, चलेगा। नाउ कम टू पेज नंबर 200, हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ द पार्टनर, पेज नंबर 200। ओके, यहाँ से ये राइट शुरू होते हैं, एक्चुअली राइट्स 199 से ही शुरू होते हैं, ये देखो कंडक्ट ऑफ बिजनेस के अंदर, इजंट इट, लेकिन हम 200 से रिवाइज करना शुरू करेंगे। बताएंगे मुझको, क्या किसी पार्टनर, जो भी पार्टनर है, क्या उसका पार्टनरशिप के बिजनेस में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट लेने का अधिकार है? द आंसर इज यस, अनलेस एंड इज अ स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर। एक्टिव पार्टनर है तो उसका तो अधिकार बनता ही बनता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट आएंगे, क्या सुनो, अगर पार्टनरशिप का काम करने के टाइम पे ड्यूरिंग रूटीन नेचर के डिसीजंस, अगर कोई डिफरेंसेस अराइज होते हैं बिटवीन द पार्टनर्स, हो सकता है ना, जैसे मेरी सोच अलग है, स्वप्निल सर की सोच अलग है, स्वरूप सर की सोच अलग है, तो हम किसी एक बात पे चर्चा कर रहे हैं, तो हम तीनों में डिफरेंसेस आ सकते नहीं आ सकते भाई, ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं, तो इस डिफरेंस में हम सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो नो, ये चीज जो है वो मेजोरिटी से डिसाइड होगी, यानी कि स्वप्निल से स्वरूप से निकाल, नहीं ऐसा ऐसा कर दे, मेरा ओपिनियन अलग है तो मेरा ओपिनियन वैलिड नहीं है, इन दोनों का ओपिनियन वैलिड है। मैंने स्वरूप सर ने कुछ बोल दिया कि नहीं नहीं ऐसा कहते, स्वप्निल सर का ओपिनियन वैलिड नहीं है, हमारा ओपिनियन वैलिड है। तो अगर कोई डिफरेंसेस आते हैं तो उसको मेजोरिटी से सुलझाया जाएगा, आई बात समझ में? और अगर सुलझ भी नहीं रहा है तो हम एक्सपर्ट को बुला सकते हैं। सही बात है, क्लियर? तो डिफरेंसेस आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मेजोरिटी से सुलझाएंगे, और अगर नहीं सुलझ रहे तो कम ऑन, तो हम कंसल्टेशन ले सकते हैं। ओके बच्चों, क्लियर है? नेक्स्ट, क्या हर एक पार्टनर का पार्टनरशिप के बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस करने का अधिकार है? चाहे वो स्लीपिंग पार्टनर है, चाहे वो एक्टिव पार्टनर है, डॉर्मन पार्टनर है, नॉमिनल पार्टनर है, जो भी पार्टनर है, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एंड लास्ट वन, अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है, उसके पास हर एक अधिकार आएगा जो एक रेगुलर पार्टनर का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पार्टनर मर गया, अब मरने के बाद वो अपने अकाउंट चेक करने के लिए कैसे आएगा? वो तो टूर पे गया हुआ है ना, यमराज टूर्स एंड ट्रेवल्स, है कि नहीं? तो फिर वो मरने के बाद उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो उस बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट करेंगे नहीं करेंगे? द आंसर इज यस। तो पार्टनर का जैसे अधिकार है बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट करने का, वैसा उसके डेथ के बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस और उनको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उनकी कॉपीज ले सकते हैं। बताओ क्यों? क्योंकि उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट और शेयर ऑफ असेट जो कैलकुलेट करना है, आके ना बच्चों, तो बताएंगे। ये पॉइंट क्लियर है आपको? मैं होलसेल में याद करने के लिए आपको सुझाव नहीं दूंगा, हर एक पॉइंट इंडिविजुअली क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल पॉइंट्स पे आपको केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम रिवीजन के बैच के अंदर भी आपने देखा होगा, मैंने कभी होलसेल पॉइंट याद करवाने के लिए कभी भी स्ट्रेस नहीं दिया हुआ आपको। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट आएंगे पॉइंट नंबर 2, दैट इज म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज। डिस्कशन में पॉइंट नंबर 2 कि एक पार्टनर के म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या होंगे, आएंगे। नेक्स्ट वन, राइट टू रेमुनरेशन, बताएंगे अगर पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि भैया पार्टनर को हम लोग प्रॉफिट के साथ साथ रेमुनरेशन भी देंगे, तो क्या देना पड़ेगा? लेकिन अगर एग्रीमेंट में नहीं है, लेकिन हम सालों साल से देते आ रहे हैं, तो क्या रेमुनरेशन देना जरूरी है? द आंसर इज यस। एक क्वेश्चन पूछता हूं, जवाब देंगे। ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक है। नाउ कस्टमरी मैनर में ये रेमुनरेशन देते आ रहे हैं एक दूसरे को अपार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट। एक नया पार्टनर है वो ऐड हुआ डी, अब वो जब ऐड हुआ वो भी रेमुनरेशन मांग रहा है, क्योंकि बाकी पार्टनर रेमुनरेशन क्लेम करते थे पार्टनरशिप फर्म से। एबीसी बोल रहे नहीं नहीं, बस हम लेंगे तुमको नहीं देंगे, बिकॉज एग्रीमेंट में नहीं लिखा है, तो क्या डी को भी रेमुनरेशन देना पड़ेगा? द आंसर इज यस। क्लियर बच्चों? तो पहला अधिकार राइट ऑफ रेमुनरेशन। देन क्या वो प्रॉफिट को शेयर इक्वली करेंगे? यस। लेकिन अगर उनका रेशियो फिक्स्ड है तो उस रेशियो में करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और लॉस शेयरिंग रेशियो दोनों अलग अलग हो सकते हैं? द आंसर इज यस। अरे भैया तेरा जो डाउट था ना वो क्लियर हुआ है कि नहीं, बता दो दे भाई। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट वन, बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या कोई पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लेम कर सकता है? यस, एग्रीमेंट में लिखा हो तो ठीक है, कस्टम से देते आ रहे हो तो कस्टम से भी दे सकते हैं, हाँ के ना बच्चों? हाँ, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बस और बस किससे दिया जाएगा? प्रॉफिट से ही दिया जाएगा। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस।
अब अगर कोई पार्टनर ने फर्म को एडवांस दिया है, हो सकता है ओवर एंड अबाउ हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन, अगर फर्म ने पार्टनरशिप फर्म को कोई लोन दिया हुआ है तो क्या उस लोन पे वो 6% का इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है? द आंसर इज यस। ठीक है बच्चों, याद रखना। नेक्स्ट वन, अगर मान लेते हैं पार्टनर ने फर्म के नाम पे अपने कुछ खर्चे पानी किए, तो क्या वो खर्चा पानी फर्म से क्लेम कर सकता है? यस। अभी देखो 3-4 दिन के लिए मामा नहीं थे, तो हमके जाकर के चाय पानी खुद करना पड़ा। तो जब भी मान लो मेरा ब्रेक हुआ है तो मैं जाके चाय पी के आ जाऊंगा, तो चाय पीऊंगा तो कुछ पैसा वैसा मैं ही इनकर करूंगा ना, कि बोलूंगा मामा को, मामा पे करो, तुमको पेटी कैश दिया हुआ है। मामा तो छुट्टी पे है तो मेरे को पे करना होगा। अब वो पुणे से एक पार्सल आ गया आपके नोट्स का, तो पार्सल वाला आया, वो बोले कि पैसा दे दो। अब मैं गरीब से पैसा मांग रहे, बताओ। मैंने बोला मेरे से तेरे से ज्यादा मेरा फटा हाल है। ये जैसे तैसे करके मैंने इधर उधर से निकाल करके उसको कुछ पैसे दे दिए वो पार्सल के, इजंट इट वो। तो बताएंगे अब ये जो पैसा मैंने दिया है जिसकी वजह से मैं तो मतलब पूरा कंगाल हो गया है, अब क्या मैं फर्म से क्लेम कर सकता हूँ? यस भाई, ये इंडेमनिफाई करवाना चाहिए मुझको। तो मैंने एज अ पार्टनर अगर फर्म के ब्याह पे कोई एक्सपेंसेस क्लेम किए हुए, कोई खर्चे पानी किए हुए, तो वो फर्म ने मुझको इंडेमनिफाई करवाना है। ऐसा नहीं कि भाई तू पार्टनर है तेरा तो ये जिम्मेदारी बनता है, भाई नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, समझे बच्चों? हाँ, उल्टा भी हो सकता है क्या? मेरी वजह से फर्म का भी नुकसान हो सकता है क्या? यस। तो इफ बिकॉज ऑफ माई डिफॉल्ट और निग्लेक्ट, विलफुल निग्लेक्ट, अगर फर्म का कुछ नुकसान होता है तो क्या मैंने इंडेमनिफाई करवाना है? नाउ देयर कम्स द क्वेश्चन दैट रिमाइंड्स मी। सपोज मैंने एग्जांपल रूटीन रेगुलर बैच में भी लिया हुआ था, कि अगर मान लेते हैं एक स्पेयर पार्ट का दुकान है और उसमें 3 पार्टनर है जो सेल्समैन का भी काम, मतलब 3 पार्टनर बिजनेस कर रहे, बेच रहे। तो एक पर्सन आया, उसका एक यामा व्हीकल था, उसने कहा कि मेरे को एक पर्टिकुलर स्पेयर पार्ट चाहिए। बोला ये यामा के लिए फिट होगा क्या? मैंने बोला हाँ हो जाएगा। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझको लगा कि ये पार्ट फिट हो जाएगा, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो मैंने उसको वो स्पेयर पार्ट दे दिया। नाउ ही ट्राइड टू फिट इट, बट उसकी वजह से गाड़ी को ही नुकसान हो गया, कुछ खराब हो गया, बाकी के पुर्जे खराब हो गए। तो ही कम बैक टू द शॉप, उसने कहा यार कैसा स्पेयर पार्ट दिया है तुमने यार। हाँ, ये मैं फिट करने के लिए चला गया, फिट बैठा ही नहीं, मेरी गाड़ी का नुकसान हो गया। अब यू टेल मी, इस ट्रांजैक्शन की वजह से फर्म का नुकसान हुआ, अब उसको नया स्पेयर पार्ट देना पड़ेगा, या उसकी गड्डी का जो नुकसान हुआ है वो नुकसान भरपाई करके देना पड़ेगा। अब क्या फर्म लायबल है या मैं अकेला लायबल हूँ? फर्म लायबल है या मैं अकेले लायबल हूँ? तो पूरा फर्म लायबल होगा रिया जी। क्यों? क्योंकि रूटीन नेचर ऑफ बिजनेस में अगर कोई लॉस होता है, हो सकता है ना, अरे मैं क्या ब्रह्मदेव हूं क्या कि मेरे से कोई गलती नहीं होगा? इंसान गलतियों का पुतला होता है, मैंने कब से बताया तुमको? तो काम करते करते रूटीन नेचर में अगर मुझसे कोई गलती होती है तो उसके लिए फर्म लायबल होगी। हाँ, मैंने जानबूझ के लॉस करवाया है तो मेरी लायबिलिटी। ये पॉइंट इसमें याद रखना। अभी जो मैंने डिस्कस किया वो एग्जाम का क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों? अरे ठीक है बच्चों, चलिए आगे आते हैं, डायरेक्टली बढ़ेंगे पेज नंबर 207 पे। बात करते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटीज ऑफ ए पार्टनर। इम्प्लाइड अथॉरिटी, पेज नंबर 207, इम्प्लाइड अथॉरिटी। आगे बच्चों इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। तो बताएंगे पार्टनर के इम्प्लाइड अथॉरिटीज क्या होते हैं। भाई बात बताओ कि पार्टनर्स के क्या अधिकार होंगे, क्या अथॉरिटी होगी? क्या ये मैं एग्रीमेंट में भी लिख सकते हैं? अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो, एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो क्या लॉ हमको कुछ इम्प्लाइड अथॉरिटीज देता है कि नहीं देता है? क्या क्या अथॉरिटी देता है? नंबर 1, अगर मान लो इन एब्सेंस ऑफ यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड फॉलोइंग आर द इम्प्लॉयड अथॉरिटीज, जो पार्टनर नहीं कर सकता है, दैट मींस नीचे दिए गए काम वो खुद से नहीं कर सकता, बाकी तो कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ईपीए में अगर कुछ डिसाइडेड नहीं है तो कोई भी सब्जेक्ट कोई भी ले सकता है, लेकिन डिसाइडेड है ना कि कौन सा सब्जेक्ट कौन लेगा। डिसाइडेड नहीं है तो कोई कुछ भी ले सकता है। बट ये अधिकार इम्प्लाइड वाला पार्टनर को ये करने से रोकता है। दैट मीन्स इम्प्लाइड अथॉरिटी में ये नहीं आता है। वो क्या नहीं आता है? नंबर 1, कि वो केस फाइल नहीं कर सकता, वो केस विड्रॉ नहीं कर सकता, वो केस में लाइबिलिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, हाँ के ना बच्चों? वो केस में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, वो प्रॉपर्टी परचेस नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता, और ना बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है इन हिज ओन नेम। तो बताओ क्या क्या इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता है? पहला, केस फाइल नहीं कर सकता, केस विड्रॉ नहीं कर सकता, केस में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, केस में लाइबिलिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो केस के रिलेटेड 4 पॉइंट क्लियर है।
नेक्स्ट वन, वो पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता पार्टनरशिप के बिहाफ पे, ना वो बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है, ना वो पार्टनरशिप फर्म के नाम पे इमोबल प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, ना वो इमोबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। क्लियर है? इम्प्लाइड अथॉरिटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव। आएंगे पेज नंबर 209 पे, पेज नंबर 209। ये इम्प्लाइड अथॉरिटीज को हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं? द आंसर इज यस। लेकिन ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रैक्टिकल केस स्टडी सवाल बन सकता है। कैसे? देखो, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इस पॉइंट को, कि आज जो इम्प्लाइड अथॉरिटीज है पार्टनर के, उसको कम या ज्यादा किया जा सकता है बाय कॉन्ट्रैक्ट, बट ये जो कम ज्यादा आपने किया है ना, इसका नॉलेज थर्ड पार्टी को होना चाहिए। अगर थर्ड पार्टी को इस रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता नहीं है, तो थर्ड पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को आपके अगेंस्ट एनफोर्स कर सकती है। अगर थर्ड पार्टी को इस बारे में पता है, रिस्ट्रिक्शन है, तो थर्ड पार्टी आपके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं कर सकती, आपके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं कर सकती। थर्ड पार्टी को नहीं पता है ना, तो कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इंस्टीट्यूट ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है, उसको समझते हैं। देखो, ए पार्टनर बोरोज फ्रॉम बी ₹1,000 इन द नेम ऑफ द फर्म बट इन एक्सेस ऑफ हिज अथॉरिटी। उसके अथॉरिटी से एक्सेस 1,000 रुपए उसने बोरो कर ली, एंड उसने उसको फर्म के डेट्स को पे करने के लिए यूज किया। हियर द फैक्ट दैट फर्म हैज कॉन्ट्रैक्टेड द डेट्स सजेस्ट दैट इट इज अ ट्रेडिंग फर्म। वह ट्रेडिंग फर्म है तो फर्म के नाम पे पार्टनर बहुत कुछ काम कर सकता है। जो पार्टनर जनरल एंड कमर्शियल नेचर की होती है, उसमें वो पार्टनरशिप के गुड्स बेच सकता है, खरीदी कर सकता है, लोन रेज कर सकता है, हाँ कि ना? आगे आएगा एक पॉइंट नंबर, पेज नंबर 208 पे आएंगे, आपको दिखेगा यहाँ पे, देखिए, है ना, कि अगर आपकी पार्टनरशिप जनरल या कमर्शियल नेचर की है, तो एक पार्टनर क्या क्या कर सकता है बिना कुछ बताए? क्या क्या कर सकता है? वो प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, गुड्स को बाय कर सकता है, मनी बोरो कर सकता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को ड्रॉ कर सकता है, साइन कर सकता है, हाँ कि ना? इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है, कि बताने की जरूरत नहीं है, डिस्कस और डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। तू अगर किसी ट्रेडिंग फर्म का, किसी कमर्शियल नेचर के फर्म का पार्टनर है, तो ये सब कुछ काम कर सकता है, उसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात बताओ मुझको, अगर इन अथॉरिटीज पे हमने रिस्ट्रिक्शन या एक्सटेंशन किया हुआ है, जैसे हमने सोचा कि ईपीएम में एक पार्टनर होगा, जैसे मान लो मोहित सर है, वही ईपीए के नाम पे लोन ले सकते हैं। ईपीएम एक पार्टनर है स्वप्निल सर, वही सेल कर सकते हैं। ईपीएम में पार्टनर है स्वरूप सर, वही बाय कर सकते हैं। क्या समझे बच्चों? तो क्या ये रिस्ट्रिक्शन है और हमने लगाया एक दूसरे के राइट्स के ऊपर, लेकिन इसका नॉलेज हमको थर्ड पार्टी को देना होगा ना। अगर थर्ड पार्टी नहीं जानता है कि स्वप्निल से स्वरूप सर बोरो कर सकते हैं और उसने लोन दे दिया, तो क्या वो एनफोर्स कर सकता है? यस। और अगर उसको पता है फिर भी लोन दिया, तो क्या वो फर्म के अगेंस्ट एनफोर्स कर सकता है? द आंसर इज नो। क्लियर बच्चों? तो ये एक पॉइंट है, और नीचे वाला ये एक पॉइंट है कि एक्सटेंशन और रिस्ट्रिक्शन, दोनों पॉइंट को कंबाइनली पढ़ेंगे तो मुझको समझता है कि आज अगर किसी इंप्लाइड अथॉरिटीज पे हमने एक्सटेंशन या रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है, तो उसका नोटिस जो है वो थर्ड पार्टी को देना बहुत जरूरी है। क्योंकि थर्ड पार्टी क्या समझेगा, ये जनरल ट्रेडिंग फर्म है, तो ये लोन रेज करने की अथॉरिटी किसी भी पार्टनर की हो सकती है, तो उसने लोन दे दिया, तो क्या वो एनफोर्स कर सकता है? द आंसर इज यस। एक काम करो ना, इस एग्जांपल को थोड़ा ठीक से पढ़ो ना। है ना, लास्ट के दो सेंटेंस बड़े इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है कि अगर इस रिस्ट्रिक्शन के बारे में बी अनअवेयर है,
तो क्या वो फर्म के ऊपर उस लोन को एनफोर्स कर सकता है? यस। लेकिन अगर उसको पता ही नहीं है, सॉरी, उसको पता है कि रिस्ट्रिक्शन है, तो क्या वो उस लोन को फर्म के अगेंस्ट एनफोर्स कर सकता है? द आंसर इज नो। ओके, तो ये एग्जाम्पल एम्प्लॉयड अथॉरिटी के एक्सटेंशन रिस्ट्रिक्शन पे आप याद रखना। इसमें एक ही बात है क्या, कि थर्ड पार्टी को पता है या नहीं है। पता है तो अच्छा, पता है तुझको ये लोन नहीं ले सकता तो क्यों लोन दिया, ये लॉजिक है रे इसके पीछे। तुमको नहीं पता है और पार्टनर ने भी कुछ नहीं बताया, तो गलती किसका है? पार्टनर का। लॉजिक समझे नहीं समझे? एक काम करो, यहाँ पे लिखो ना, थर्ड पार्टी नोज द रिस्ट्रिक्शन, लिखो थर्ड पार्टी कैन नॉट एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इन शॉर्ट लिखो फर्म इज नॉट लायबल। तो कौन लायबल? फर्म। अरे फर्म नॉट लायबल तो कौन लायबल? पार्टनर लायबल। साक्षी जी समझाओ उसको, समझाओ समझाओ समझाओ, कोई नहीं मानते, रात कितने भी बजने दो, समझाओ। मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? उसको समझाना है, मेरे को तो सब कुछ आता है। हाँ मैं आंख बंद कर लेता हूँ, बताओ हुआ क्या? अरे वो बेटा आप समझाओ उनको, समझाओ। ये समझाने का तरीका देखा, आंखों ही आंखों में इशारे कर दे। बेटा आप समझाओ, आप हंसने के अलावा कुछ भी काम करो, उसको समझाओ। हाँ चलो मैं ही समझा देता हूँ भाई। ये आज अगर जो लोन दे रहा है उसको पता है कि मैं लोन नहीं ले सकता, मेरी अथॉरिटी नहीं है, फिर भी उसने लोन लिया, तो कौन लायबल? मैं लायबल ना, तो वही बता रहा था, फर्म इज नॉट लायबल, पार्टनर इज लायबल। तुमको लगने से कुछ नहीं होता है, लगा मुझको है बुरा कि इतना समझाने के बाद भी नहीं समझा है। अब समझा ना? अब लग गया बराबर कॉन्सेप्ट? ठीक है। ये बच्ची की आवाज में नहीं, पूरा बैच नहीं सुना है, पता है तुमको? यू ओके ना? तुमको एक क्वेश्चन पूछो, तुमने आंसर करना है मुझको, ठीक है? हाँ आप एक बात बताओ, ये क्या लिखा है आपने आगे? बोल सकती है। लिखो सेकंड पॉइंट में, लिखो थर्ड पार्टी डज नॉट नो में लिखो, थर्ड पार्टी डज नॉट नो, देन फर्म इज लायबल, फर्म इज लायबल। ये पठान बुक किधर इधर आया क्यों है फिर? वहां मतलब? दो दो बुक लाया है? अच्छा, कुछ बोलने वाला था लेकिन छोड़ दे अभी, क्या ये रिवीजन बैच में क्या ही बोलेंगे। अच्छा चलो आगे बढ़े क्या? अच्छा एक जबरदस्त चीज बताता हूँ तुमको, ठीक है? पार्टनर्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी। बेटा व्हाट्स योर नेम? अभिज्ञा जी, जरा ये बताना क्या चीज है पार्टनर्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी में? अभिज्ञा जी आप कोल्हापुर से हो या? कोल्हापुर से हो ना, वेरी गुड। क्या ये एजेंसी बाय इमरजेंसी ऐसा नहीं लगता तुमको, कि सपोज, अभिनय जी सुनो, अगर मान लो हमने पार्टनर्स की अथॉरिटी फिक्स करी हुई है, लेकिन इमरजेंसी में अगर पार्टनरशिप को लॉस से बचाने के लिए पार्टनर अपनी अथॉरिटी को एक्सीड भी कर लेगा, तो फर्म लायबल नहीं है उस बात से। वही तो लिखा है इधर, लिखो साइड पर लिखो, कुछ लिखा नहीं है तो लिखो, कुछ लिखा होगा शायद रेगुलर बैच में, लिखा है ना? क्या लिखा है जरा पढ़ो। एजेंट, एजेंसी बाय नेसेसिटी, एजेंट इन नेसेसिटी, ये कौन सा नया कॉन्सेप्ट है? हाँ, बिजनेस लॉस बाय रिया। हाँ पार्टी दे कुछ भी कर सकती है, लेकिन इधर नहीं बेटा। ओके बच्चों, तो सेम है, मतलब आप अथॉरिटी को एक्सटेंड करो, रिस्ट्रिक्ट करो, लेकिन अगर मान लो इमरजेंसी आई तो पार्टनर अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर सकता है, ठीक है बच्चों? नेक्स्ट फिर आएगा आपका,
नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ एडमिशंस बाय द पार्टनर। अच्छा, एडमिशन मतलब ये पार्टनर के एडमिशन की बात नहीं कर रहा है, एडमिशन मतलब एनी लायबिलिटी दैट इज एक्सेप्टेड बाय द पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। तो सपोज पार्टनर बीइंग एन एजेंट, अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किसी भी प्रकार की लाइबिलिटी अगर फर्म के नाम पे एक्सेप्ट करता है, तो फर्म इस बात के लिए लायबल होती है। अगर थर्ड पार्टी को इस बारे में, रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता है या नहीं पता है, आई बात समझ में? क्या बोला मैंने? अगर पार्टनर फर्म के नाम पे कोई लाइबिलिटी एक्सेप्ट करता है, लोन का एग्जांपल ले लो, तो बीइंग एन एजेंट क्या फर्म उसके लिए लायबल होगी? द आंसर इज यस। बट अगर वो लोन नहीं ले सकता है, अभिनय जी, अगर वो लोन नहीं ले सकता है और थर्ड पार्टी को पता है कि लोन नहीं ले सकता है, तो कौन लायबल है? पार्टनर लायबल है। और अगर उसको नहीं पता है तो फर्म लायबल है। यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर एजेंसी के तहत पार्टनर अगर कोई भी काम फर्म के नाम पे करेगा, तो उसकी वजह से फर्म लायबल होगी। हाँ, वो अपने अथॉरिटी को एक्सीड करेगा और थर्ड पार्टी को ये पता है कि ये वो काम नहीं कर सकता है, तो वो पार्टनर खुद लायबल होगा, फर्म लायबल नहीं होगी। बस इतनी सी छोटी सी बात है। ठीक है बच्चों, लिखो इसके बाजू में चाहे तो। पार्टनर बीइंग एजेंट can accept liability on behalf of firm, can accept liability on behalf of firm, on behalf of firm, but it should not exceed his authority, but it should not exceed his authority. हो गया बच्चों? नेक्स्ट पेज नंबर 204 पे आना, पेज नंबर 204 पे आना। पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय दी पार्टनर्स। ओके बच्चों, देखो क्या लिखा हुआ है। आज अगर कोई पार्टनर, सुनना है इसमें क्या लिखा हुआ है, आज अगर कोई पार्टनर कोई प्रॉफिट डिराइव करता है फॉर हिमसेल्फ बाय द एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म, जैसे मान लो ईपीए में एडमिशन कंफर्म हुआ, तो पैसा किसके खाते में जाना चाहिए? मेरे ईपीए के खाते में जाना चाहिए। मैंने अगर मान लो चुपके से किसी बच्चे का एडमिशन कंफर्म किया, पैसा मेरे, मैंने अगर ले लिया, मान लो लूट लिया मैंने, तो बताएंगे क्या ये ईपीए के ट्रांजैक्शन से मैंने खुद का पैसा कमाया? यस। और फ्रॉम द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी, मैंने क्या किया, जब सैटरडे को क्या करता हूँ मैं, ये सारे लैपटॉप तो लेके जाता हूँ, उसको है ना संडे को रेंट पे देता हूँ वर्क फ्रॉम होम वाले को, ठीक है वो संडे को रेंट देता हूँ, मंडे को सुबह चुपके से लाके रख देता हूँ। तो बताएंगे फर्म की प्रॉपर्टी यूज करके मैंने खुद का प्रॉफिट कमाया। यस। या फिर कोई बिजनेस कनेक्शंस ऑफ द फर्म, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ईपीए क्या है, इंटर तक क्लास लेता है, फाइनल का क्लास लेता है नहीं, तो इंटर में जो बच्चे पास होते हैं, मैं क्या करता हूँ, एक सीए फाइनल वाले क्लास को भेजता हूँ, उससे कमीशन लेता हूँ। तो बिजनेस कनेक्शन से मैंने फर्म पैसे कमाए, फर्म का नाम यूज करके। तो बताएंगे ये जो भी प्रॉफिट में कमाता हूँ, क्या वो फर्म का प्रॉफिट होगा? द आंसर इज यस। इन शॉर्ट, मैं अपने नाम पे इंडिविजुअल प्रॉफिट नहीं कमा सकता, बीइंग अ पार्टनर ये प्रॉफिट फर्म का होगा। ओके बच्चों? या पार्टनर सपोज कैरिज ऑन द बिजनेस ऑफ द सेम नेचर कंपीटिंग विद दैट ऑफ द फर्म, मतलब मैंने बाजू में एक क्लास खोला हुआ है, जिस तरह मैं चुपके से सीए फाउंडेशन का क्लास लो, सारे सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ाता हूँ, इजंट इट? तो बताएंगे मैं क्या फर्म को compete करने वाला बिजनेस लेता हूँ, तो क्या वो प्रॉफिट भी फर्म का ही होगा ना? अरे हाँ के ना, जैसे यहाँ पे बैच खत्म है, रिवीजन बैच मैं जाता हूँ, वहां पे क्लासेस करना लेना शुरू करता हूँ, इजंट इट? तो वो मैंने कॉम्पिटिंग किया, तो वो प्रॉफिट भी मैंने क्या करना है, फर्म को देना है। तो आज पार्टनर ने कोई भी पर्सनल प्रॉफिट कमाया बाय द यूजिंग नेम ऑफ द फर्म, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, कनेक्शन ऑफ द फर्म, या फर्म को कॉम्पीट करने वाला बिजनेस किया जो कि उसको अलाउ नहीं है, तो वो प्रॉफिट उसने किसको देना है? फर्म को देना है। मार्केट इज इंपॉर्टेंट। नहीं, मेरे को डाउट नहीं समझा। अगर आपकी पार्टनरशिप जनरल नेचर की है तो हम्म, अभी जो बिजनेस कर रहा है पार्टनरशिप, उसको कॉम्पीट करने वाला मत करो। बाकी तो कुछ भी कर सकता है ना, जरूरी नहीं कि मैं पार्टनरशिप में तो मेरे ऊपर कुछ भी बिजनेस करने से रिस्ट्रिक्शन है, ऐसा तो नहीं है ना। आप जो अभी बिजनेस कर रहा है पार्टनरशिप, उसको कॉम्पीट करने वाला बिजनेस मत करो। ठीक है बच्चों? चलिए आएंगे पेज नंबर 203 पे, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, मार्केट इज इंपॉर्टेंट।
बताएंगे मुझको फर्म के प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है। यू सी, आज जब मैं पार्टनरशिप के प्रॉपर्टी की बात करता हूं उसमें क्या क्या आता है बताएंगे। जो कैपिटल पार्टनर ओरिजिनली ब्रॉट इन करते हैं उससे जो हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं क्या वो फर्म का प्रॉपर्टी हो जाएगा? यस। ड्यूरिंग द कोर्स हम जो एक्वायर करते हैं क्या वो भी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी मानी जाएगी? यस। और इसके अंदर गुडविल भी आ जाएगा जो फर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस कमाएगी। अच्छा, इस गुडविल को हम अलग से बेच सकते हैं क्या? इस गुडविल को अलग से बेच सकते हैं ना। अगर मान लो गुडविल को मैंने अलग से बेच दिया, इफ आई सेल दिस गुडविल, तो इसका जो शेयर है क्या वो मैंने पार्टनर को देना है कि नहीं देना है? द आंसर इज यस। क्लियर है बच्चों? यहां तक सारी बातें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नाउ प्रॉपर्टी के अंदर ये सब कुछ आता है। प्रॉपर्टी का मतलब देखिए, ऑल प्रॉपर्टी जो हम ओरिजिनली कंट्रीब्यूट करते हैं या ऑल प्रॉपर्टी जो हमने एक्वायर करी है, परचेज करी है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस, और इसके अंदर गुडविल भी आ जाता है। ओके बच्चों, चलिए एक बात बताना मुझको, आज अगर पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है तो क्या उसको एक्सक्लूसिवली पार्टनरशिप के लिए ही यूज करना जरूरी है? यस। क्या इस जैसे पार्टनरशिप और पार्टनर अलग अलग होते हैं क्या? नहीं। लेकिन क्या पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी जो पार्टनर के पैसों से परचेस किया हुआ है क्या उसको वो अपना समझ करके ले जा सकता है? जैसे मान लो 3 लैपटॉप है ईपीए के अंदर, मैं शाम को ये लैपटॉप लेके जाता हूँ, जैसे मेरा बैक लेक्चर खत्म हुआ मैं लैपटॉप लेके निकल जाता हूँ। यहाँ पे जो फैकल्टी आते हैं बोलते लैपटॉप किधर है, मैंने बोला ये मेरा लैपटॉप है क्योंकि मेरा इसमें 1/3 का शेयर है, मैं लेके जाऊंगा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? अरे ये ईपीए का प्रॉपर्टी है तो ईपीए के लिए स्पेसिफिकली यूज होगा, उसको पर्सनल प्रॉपर्टी करके यूज करने का नहीं। सपोज ईपीए में 2 ही लैपटॉप है, मैंने बोला ठीक है चल मैं अपना खुद का पर्सनल लैपटॉप में यहाँ पे यूज करता हूँ, तो बाकी पार्टनर आके भी वही लैपटॉप यूज करेंगे ना। अब बताओ ये दोनों उस लैपटॉप को अपना समझेंगे क्या? मतलब फर्म का समझेंगे क्या? नहीं। जस्ट बिकॉज किसी पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी फर्म के लिए यूज हो रही है दैट डज नॉट मीन कि वो फर्म की हो गई, वैसे वर्षा होगा। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ दी फर्म। गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल इज रिगार्डेड एज अ प्रॉपर्टी। इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग से बेच भी सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल पार्टनर्स अंडर एन एग्रीमेंट। ओके, और उसका जो पैसा वैसा होगा वो हम एक दूसरे के अंदर बांट लेंगे। ठीक है बच्चों? अच्छा एक बात बताओ, ये गुडविल जब हम बेचते हैं किसी को तो क्या उस गुडविल बेचने पे अगर पार्टनरशिप फर्म पे गुडविल खरीदी करने वाले ने अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया है तो क्या वो रिस्ट्रिक्शन पार्टनरशिप फर्म पे एप्लीकेबल होगा? जैसे मान लो हमने अपना गुडविल बेचा सांगली में, कोई एक पर्सन है जो क्लासेस लेना चाहता है, तो हमने उसको अपना गुडविल बेचा है तो अपना नाम वगैरह यूज करेगा वहां पे सांगली में। तो एक बात बताओ, क्या मैं सांगली में जाकर के खुद अपना क्लास शुरू कर सकता हूँ? उसने रिस्ट्रिक्शन डाला हुआ है कि भैया सांगली में नहीं आना क्योंकि हम तुमको गुडविल का पैसा दे रहे हैं, ऊपर से तुम आओगे तो हमारे पास कौन आएगा? एक तो गुडविल का पैसा भी लेते, खुद क्लासेस लेते हैं। तो अगर गुडविल परचेस करने वाले ने फर्म के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया है तो वो रिस्ट्रिक्शन फर्म के ऊपर एप्लीकेबल होगा। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, चाहे तो लिख सकते हो इफ यू नॉट रिटन दिस। लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं लिखा है, लिखो। गुडविल बेचने पे गुडविल परचेस करने वाले ने गुडविल बेचने पे गुडविल परचेस करने वाले ने अगर फर्म के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया है, अगर फर्म के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया है तो वो रिस्ट्रिक्शन फर्म पे लागू होगा। ओके बच्चों? ओके, फिर आएंगे पेज नंबर 206 पे, दैट इज रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टुवर्ड थर्ड पार्टी। हम्म, तो बताएंगे क्या पार्टनर एक दूसरे के एजेंट होते हैं? अरे हाँ कि ना? तो बीइंग एन एजेंट, क्या पार्टनर प्रिंसिपल और एजेंट दोनों का काम कर सकता है? मतलब अगर मैं काम कर रहा हूं तो मैं इन दोनों का एजेंट हूं,
ये काम कर रहा है तो मैं उनका प्रिंसिपल हूँ, वो मेरे एजेंट है। तो एजेंसी में जो एजेंट काम करता है उसकी वजह से क्या प्रिंसिपल लायबल होते हैं? तो आज कोई पार्टनर फर्म के नाम पे अपनी अथॉरिटी में रह करके अगर कोई एक्टिविटी ट्रांजैक्शन करेगा, क्या उससे फर्म थर्ड पार्टी के अगेंस्ट लायबल होगी नहीं होगी? द आंसर इज यस। बस यही बात लिखनी थी वहां पे, और क्या लिखना है बताओ? हाँ जी बच्चों, तो रिलेशन ऑफ पार्टनर टुवर्ड द थर्ड पार्टी समझे क्या? पक्का? बताओ कुछ बचा? नहीं बचा। हाँ, अब इसके अंदर ये दो तीन कॉन्सेप्ट है जो हम क्वेश्चन आंसर के सेशन के टाइम पे खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। yes. अच्छा, इसका जो सीक्वेंस है ना, जिस सीक्वेंस में हमने रिवाइज किया वो मैं फोटो डाल के ग्रुप पे डाल दूंगा, उस सीक्वेंस को आप नोट करके लेना। ठीक है बच्चों, चलिए आएंगे क्वेश्चन आंसर में। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3। छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए कितनी बारी पूछा है, और स्टडी मैट का सवाल भी है। XYZ and associate, a partnership firm with XYZ as a senior partners, were engaged in the business of carpet manufacturing and exporting to foreign countries. On 25th August 19, they inducted Mr. G, an expert in the field of carpet manufacturing, as their partner. On 10 January 2020, Mr. G was blamed and for unauthorized activity, thus expelled from the partnership by united approval of the rest of the partners. आपको बताना है क्या ये काम पार्टनर्स का जस्टिफाइड है, और एक्सपेल करने के पहले कौन कौन सी बातें दिमाग में रखनी है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने डिस्कस नहीं किया रिवीजन पे, जो क्वेश्चन के साथ करने वाला था, वो है एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। तो व्हाट इज एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर बच्चों? आज अगर मान लो पार्टनरशिप में किसी पार्टनर को एक्सपेल करना है, एक्सपेल करना मतलब निकाल देना, तो उसके कुछ कंडीशंस है बच्चों। ठीक है, शायद मैंने लिख के दिया हुआ है आपको, नोटबुक में लिख के दिया होगा, एक्सपल्शन लिख के दिया हुआ है। यस, तो बताओ एक्सपल्शन कब कब करेंगे? नंबर 1, पहले तो एक्सपल्शन करने की चीज एग्रीमेंट में एक्सप्रेसली लिखी होनी चाहिए। हाँ क्या ना बच्चों? मतलब आज आप चाहो तो पार्टनर को एक्सपेल कर सकते हो, ये आपके पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। नंबर 2, एक्सपल्शन कैसे करना चाहिए? मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स ने करना चाहिए। एंड लास्ट वन, वो कैसा होना चाहिए? गुड फेथ में होना चाहिए। हाँ कि ना बच्चों? अच्छा, ये गुड फेथ क्या है? इसके 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है बोलो? कि आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में होना चाहिए। नंबर टू देखो, क्यों पढ़ के भी इतना अंदर अंदर जवाब दे रहे, बताओ। नंबर 2, आपने एक्सपल्शन का नोटिस देना जरूरी है, बिना नोटिस एक्सपल्शन नहीं कर सकते। और तीसरा, सॉरी, नोटिस देने के बाद आपने उस पार्टनर को सुनने का मौका देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो एक्सपेरिमेंट में सवाल आया बच्चों, तो ये 6 पॉइंट लिखने ही लिखने हैं। इनमें से आपने कुछ नहीं लिखा तो आपके नंबर कट गए समझो। तो एक्सपल्शन इंपॉर्टेंट है। अब इस कॉन्सेप्ट को यहां पे अप्लाई कर दे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि आज हम लोगों ने जी को हम लोगों ने निकाल दिया है, इजंट इट? तो वो सही है कि गलत है? तो कंक्लूजन देखो क्या लिखा है कि जो एक्सपेरिमेंट किया है जी को वो जस्टिफाइड है बिकॉज वो सारे पार्टनर्स ने मिलके किया हुआ है, गुड फेथ में किया हुआ है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो पार्टनर जो अनऑथराइज्ड एक्टिविटी किया है वो वापस ना हो। जी को प्रॉपर नोटिस दिया, अपॉजिटिव बीइंग हर्ट दिया, यस, तो ये एक्सपल्शन क्या है बोलो? सही माना जाएगा। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन का आंसर क्लियर है? एक्सपल्शन में आपने एक्सपल्शन के कंडीशंस और गुड फेथ का मतलब क्या होता है, ये 6 पॉइंट लिखने ही लिखने। तो मार्क इट एज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव, दैट इज एक्सपल्शन। आगे बढ़ सकते हैं क्या? आगे बढ़ सकते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 5 ना, इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, बिना इस क्वेश्चन को रिवाइज करे आप जा ही नहीं सकते एग्जाम में। X was a minor introduced to the benefits of partnership of ABC and company with the consent of all partners. After attaining majority, more than 6 months has elapsed, and he failed to give the public notice as to whether he elected to become member or not, to become a partner in the firm.
Later on, L supplier of material of ABC and company filed a suit against the ABC company for the recovery of debt. तो आपको बताना है क्या X लाइबल होगा, क्या L X से रिकवरी कर सकता है. सीन कुछ ऐसा है, प्लीज पे अटेंशन, प्रॉपर अटेंशन चाहिए मुझको 100%. सी, क्या हम किसी माइनर को एज ए पार्टनर ऐड कर सकते हैं? तो बेसिकली देखो, आप समझो कि इस बात का उसको नॉलेज है या नहीं है, ये चेक करो. अगर उसको इस बात का नॉलेज है कि मुझको ऐड, जैसे ईशू को मान लो ऑलरेडी पता है कि मैं मम्मी और पापा के फर्म में पार्टनर हूं, ठीक है, तो उसको नॉलेज है. तो जब इशू मेजर हो जाएगी, आके ना बच्चों, तो जैसे ही मेजर हो जाएगी उसने क्या करना है, 6 महीने के अंदर नोटिस देना है. किसको नोटिस देना है? फर्म को. किस बात का? कि वो पार्टनर बनना चाहती है या पार्टनर नहीं बनना चाहती है. अगर उसने नोटिस दिया कि मैं पार्टनर बनना चाहती हूं, तो उसकी लायबिलिटी कब से होगी? फ्रॉम द डेट व्हेन शी वाज एडेड एज अ माइनर पार्टनर. जैसे मैंने उसको अगर 6 साल की उम्र में पार्टनर बनाया था, तो आज उसकी लायबिलिटी एज अ रेगुलर पार्टनर 6 साल की उम्र से रहेगी. मतलब 6 साल की उम्र के बाद, जब से उसको ऐड किया था, तब से लेके आज तक जितने भी डेट्स पार्टनरशिप फर्म के बने हैं, वो सबके लिए लायबल है. ठीक है बच्चों. अगर उसने नहीं कहा कि मैं पार्टनर नहीं बनना चाहती हूं, तो जिस दिन उसने नोटिस दिया है कि मैं पार्टनर नहीं बनना चाहती, उस दिन तक वो माइनर पार्टनर करके लायबल होगी, और उसके बाद के डेट के लिए उसकी लायबिलिटी नहीं रहेगी. क्या समझे बच्चों? मान लो उसने मेजर बनने के बाद 3 महीने के अंदर नोटिस दिया कि मैं पार्टनर नहीं बनना चाहूंगी, तो 18 साल 3 महीने तक वो एज अ माइनर पार्टनर रहेगी, इवन वो 18 साल से मेजर हो चुकी है. ये बात याद रखना बच्चों, ये बहुत कम खतरनाक चीज है कि उसने 3 महीने में नोटिस दिया, तो यहां से लेके यहां तक तो मेजर ही है ना, बट उसने नोटिस क्या दिया कि मैं पार्टनर नहीं बनना चाहती हूं, तो यहां तक उसकी लायबिलिटी क्या रहेगी? एज ए माइनर पार्टनर. और यहां से लेके आगे शी इज नॉट लायबल. ठीक है बच्चों. हाँ, अब नोटिस दिया तो की कहानी दिखी ना मैंने. सपोज शी फेल्स टू गिव नोटिस, अगर उसने नोटिस नहीं दिया तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स शी विल बी कैटेगराइज एज अ रेगुलर पार्टनर फ्रॉम द डेट व्हेन शी वाज एडेड. मतलब माना जाएगा कि तुमने एक्सेप्ट कर लिया है कि रेगुलर पार्टनर हो. बात समझे? क्लियर है? तो इस केस में बताएंगे मुझको, क्या इसने नोटिस दिया है, 6 महीने हो चुके हैं, बट ही फेल्स टू फाइल नोटिस, पब्लिक नोटिस या पार्टनर को नोटिस, तो बताएंगे मुझको क्या वो उसके लिए, उस लोन के लिए लायबल होगी? द आंसर इज यस. क्लियर है? ये माइनॉरिटी का एडिशन एज अ पार्टनर ऑन बिकमिंग मेजोरिटी, बात याद रखना बच्चों. चार्ट बना के दिया शायद मैंने, तो चार्ट को बिना रिवाइज करे आप एग्जाम में जा ही नहीं सकते. ये इतना इंपॉर्टेंट चार्ट है बच्चों. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है? तो चार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों चीजें आपके एग्जाम में, नलायको ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सो रहे हो तो जाग जाओ, चैन से सोना है तो जाग जाओ. क्वेश्चन नंबर 5 और ये चार्ट माइनॉरिटी का, वो इंपॉर्टेंट है. ओके, पक्का? आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. जरा पढ़ना क्वेश्चन नंबर 7 और बताना क्या आंसर होगा. छोटा सा क्वेश्चन है. ऑनलाइन वाले आप भी पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए. कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेगा यहाँ पे?
तो अगर विकास को हमने ऐड करना है एज अ पार्टनर, तो सारे पार्टनर्स के कंसेंट पे करना है ना। तो याद रखना बच्चों, ध्यान दो, इधर 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 इधर। अगर किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर में किसी पार्टनर को ऐड करना है, तो बिना सारे पार्टनर्स के कंसेंट के ऐड किया नहीं जा सकता। इफ विकास वांटेड टू गेट एडेड एज अ पार्टनर, अदर पार्टनर्स मस्ट गिव कंसेंट। मेजॉरिटी से काम नहीं होता है। तो न्यू पार्टनर कैन बी एडेड ओनली व्हेन विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। जेपला, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसको वो राइट ट्रांसफर करना चाहता है, समझे नहीं समझे, प्रॉफिट का राइट। तो ये कॉन्सेप्ट कौन सा हुआ? राइट ऑफ अ ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट। मीन सपोज मैं हूं, अब मैं ईपीए में पार्टनर हूं। मैंने क्या सोचा कि मैं अपना प्रॉफिट का शेयर जो हूं वो ईशू के नाम पे ट्रांसफर कर दूं। ईशू हमेशा पॉकेट मनी मांगती है, तो बोलो चलो पूरा प्रॉफिट उसको पॉकेट मनी, ठीक है। तो नाउ आई वांटेड टू, अब इशू छोड़ो, अब वो माइनर है तो पे आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लो इशू की मम्मी, ठीक है, तो मान लो मैंने सुप्रिया के नाम पे अपना, वैसे भी उसके नाम पे ट्रांसफर होता है, बट फिर भी एक्सप्रेसली मैं हमेशा बोलता हूँ ना, काम मैं कर तो कमाती वो है कि नहीं। वो सुबह आके चलेगी, देख रही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ठीक से। तब सुबह इशू आई हुई थी क्लास में, पहली बार आई हुई थी। तो मेरी इंटर का क्लास शुरू था, वो अंदर डेट घुस गई, देख रही मैं काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। मैंने बोला मैं काम कर रहा हूँ, सच्ची में काम कर रहा हूँ, ठीक है। सो सीन कुछ ऐसा है कि मैंने एक्सप्रेसली एग्रीमेंट बना करके अपना ईपीए का प्रॉफिट जो है वो सुप्रिया के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। तो नाउ शी बिकम्स द ट्रांसफरी ऑफ एन इंटरेस्ट। मैं ट्रांसफर, वो ट्रांसफरी। लेकिन क्या बस ट्रांसफरी बनने से वो पार्टनर बन जाती है? ओनली ट्रांसफरी है। तो ट्रांसफरी के क्या क्या अधिकार है? वो प्रॉफिट को क्लेम कर सकती है, हाँ कि ना? हाँ, लेकिन क्या वो प्रॉफिट के ऊपर क्वेश्चन मार्क डाल सकती है? नहीं। कि इतना ही प्रॉफिट है, ज्यादा होना चाहिए था, नहीं। ये प्रॉफिट गलत कैलकुलेट किया, नहीं। कैन शी क्लेम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? नो। कैन शी पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म? द आंसर इज नो। क्या समझे बच्चों? तो जो ट्रांसफरी होता है उसको बस और बस जो प्रॉफिट दिया जाएगा वही प्रॉफिट मिलेगा। उसको पार्टनरशिप के बिजनेस में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट लेने का अधिकार नहीं है, ना वो प्रॉफिट के करेक्टनेस पे क्वेश्चन मार्क डाल सकती है, इजंट इट, और ना वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लेम कर सकती है। उसको बस क्या मिलेगा बच्चों? तो बताएंगे यहाँ पे विकास जो है उसको क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या नहीं मिलेगा। जो मैंने अभी कहा कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता। जेपल का क्या करेक्टनेस पे क्वेश्चन मार्क कर सकता है? नहीं। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट ऑफ अ ट्रांसफर इज इंटरेस्ट, याद रखना ये क्वेश्चन। ओके बच्चों, हो गया। आएंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, राम लक्ष्मण भरत आर द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑफ RLB फर्नीचर एंड कंपनी। द फर्म इज अ डीलर ऑफ द ऑफिस एंड फर्नीचर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर को मार्क कर रहे हो ना, जो आप एग्जाम के पहले रिवाइज करके जाएंगे, हाँ? राम लक्ष्मण एंड भरत आर द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑफ RLB फर्नीचर एंड कंपनी। द फर्म इज अ डीलर इन द ऑफिस फर्नीचर। Ram was in charge and purchase of and sale. Lakshman was in charge of maintenance of accounts of the firm. And Bharat was in charge of handling all legal matters. Recently, through an agreement among them, it was decided that Ram will be charge of maintenance of account and Lakshman will be in charge of purchase and sale. Being ignorant about such agreement, Sham, a supplier, supplied the some furniture to Ram, who ultimately sold them to third party at a profit. रेफरिंग बताएंगे क्या राम एक्शन गलत है कि सही है? राम यानी कौन? पार्टनर है, हाँ कि ना? उसने क्या किया? एक शाम है, उससे कुछ चीजें परचेस करी और उसको फर्म के नाम पे एट अ प्रॉफिट बेच दिया। क्या वो सही किया? वैसे राम ने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड किया, बट क्या शाम फर्म को उसके डेट के लिए इन्फोर्स कर सकता है? बिकॉज थर्ड पार्टी को पता ही नहीं है कि इनके बीच में ऐसा कोई एक्सटेंशन रिस्ट्रिक्शन हुआ है ऑन द इम्प्लाइड अथॉरिटीज। क्या समझे बच्चों? क्लियर है? देखिए आंसर क्या लिखा हुआ है कि ये राम हैज टू कॉम्पेंसेट द अदर पार्टनर as the firm had acted outside his actual authority and made agreement with Sham for the purchase of furniture, which is not within his scope. Ram's duty was to maintain the accounts of the firm, not sell.
Also the profit which the RAM made from the sale of firm which shall be claimed by the firm. तो वो जो अपने अथॉरिटी को एक्सीड किया है उसमें जो प्रॉफिट हुआ है वो किसका होगा? फर्म. और फर्म को उसका नुकसान हुआ इस बात से तो राम. अगर वो नुकसान हुआ ही नहीं तो क्या ही चीज डिस्कस करें. लेकिन क्या वो श्याम जो थर्ड पार्टी है क्या वो रिकवर कर सकता है फर्म से? पेमेंट रिकवर करेगा नहीं करेगा? अरे हाँ कि ना. आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आना. PQR and S are the partners in Messrs PQRS and Company, a partnership firm which deals in the trading of washing machine of various brands. Due to conflict of views between the partner, P&Q decided to leave the partnership firm and started competitive business on 31st July 19 in the name of Messrs PQ and Company. Meanwhile, R and S have continued using the property in the name of Messrs PQRS and Company, in which PQ also has some a share. Based on the above, बताएंगे मुझको rights of the outgoing partner as per the Indian Partnership Act and comment on the following. Rights of PQ to start the competitive business. तो you tell me, क्या partner firm को compete करने वाला business कर सकते हैं? Yes, but उन्होंने क्या नहीं कर सकते? firm का नाम यूज नहीं कर सकते, ना वो अपने आप को उस फर्म का पार्टनर करके कॉम्पीट कर सकते हैं और बता सकते हैं, ना वो फर्म के कस्टमर को सॉलिसिट करेंगे. अगर मान लो पार्टनरशिप फर्म में से कोई पार्टनर जा रहा है तो वो फर्म को कॉम्पीट करने वाला बिजनेस कर सकते हैं. यस कर सकते हैं, बट वो क्या नहीं करेंगे? फर्म का नाम यूज नहीं करेंगे. ना वो काम करते समय फर्म का नाम यूज करेंगे, वो अपना अपना नाम यूज कर लो. और ना वो फर्म के कस्टमर को सॉलिसिट करेंगे. तो रिसेंट केस में हुआ क्या बच्चों? PQR and S are the partner firm in which it is a trading of washing machine. Due to conflict, P and Q क्या कर दिए? उसमें से रिटायर हो गए. Started the competing business in the name of PQ and Company. Meanwhile, RS continued the property of the firm of PQRS in which P and Q also has the share. तो यहाँ पे P and Q क्या स्टार्ट कर सकते हैं? Yes. लेकिन उनको क्या करना होगा? वो कंडीशंस कंप्लाई करने होंगे. कौन कौन से कंडीशन? नंबर 1, क्वेश्चन क्या है, क्या वो PQ कॉम्पीट करने वाला बिजनेस कर सकते हैं? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? हाँ, लेकिन वो कंडीशन होनी चाहिए. ठीक है. नंबर 2, क्या इन द प्रेजेंट केस PQ shall entitled at their option to profit made by the firm on the date of which P&Q left or interest at the 6% on the amount of P&Q share of the property. Means what? सुनो, राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर की बात समझो. ये मैंने आपको रिवाइज नहीं करवाया, अभी रिवाइज करवा रहा हूं. राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर क्या होता है? सी, आज अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप से निकल रहा है तो क्या वो पार्टनरशिप में जब तक वो पार्टनर था उस समय तक का प्रॉफिट क्लेम कर सकता है? उसका शेयर ऑफ असेट क्लेम कर सकता है? हाँ कि ना? अगर मान लो आज मैं ईपीएस से निकल जाऊंगा तो आज के दिन तक इस प्रॉपर्टी में मेरा जो हिस्सा है वो, साथ में आज तक के दिन का जो प्रॉफिट हमने कमाया उसमें मेरा शेयर क्लेम कर सकता हूं. तो आई हैव वन ऑप्शन, क्या? कि मैं शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ असेट को क्लेम करूं. या फिर मैं चाहूं तो जब तक मेरा पैसा दिया नहीं जाएगा, वो पैसा शेयर ऑफ असेट और शेयर ऑफ प्रॉफिट का जो मेरा पैसा है नहीं दिया जाएगा, तो मैं उसके ऊपर 6% का इंटरेस्ट क्लेम करूंगा. सुनो, सपोज एक टाइमलाइन बनाता हूं, रुको, मेरे को लाइन मारना नहीं आता है. ठीक है. तो सपोज मैं यहां पे रिटायर हुआ, तो अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट मेरा जो भी प्रॉफिट का शेयर है, साथ में वो मैं क्लेम करूंगा. सपोज दोनों मिला के मेरा 1 करोड़ रुपए बनता है, तो मैं 1 करोड़ रुपए क्लेम करूंगा. सपोज मेरा ये पैसा वो नहीं दे रहे हैं, एक समय होता है भाई, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर पे करेंगे अकाउंट सेटल करने के बाद. अगर मान लो ये पैसा मेरे को 10 महीने के लिए नहीं दिया, अब तक 10 महीने हो रहे दिए ही नहीं, सपोज यहां पे हुआ 10 मंथ के बाद पे हुआ मुझको, तो मेरे पास दो ऑप्शन है. सुनो अभी, हाँ, राइट ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर बता रहा हूं मैं तुमको. इसमें दो ऑप्शन है. एक तो मैं ये 10 मंथ का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो क्लेम करूंगा कि तुमने मेरा पैसा यूज करके जो बिजनेस करके प्रॉफिट कमाया वो एज अ पार्टनर मेरा जितना शेयर बनता है वो दे दो. या फिर मैं क्या करूंगा, ये 1 करोड़ रुपए पे 6% पर एनम से 10 महीने का इंटरेस्ट क्लेम करूंगा. जो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा वो क्लेम करूंगा. सपोज प्रॉफिट का शेयर निकल के आ गया 50 लाख रुपए और इंटरेस्ट सपोज मान लो आया 10 लाख रुपए, तो मैं 50 लाख क्लेम करूंगा. तो अप टू द रेट ऑफ सेटलमेंट
मैं अपना प्रॉफिट का शेयर क्लेम करूंगा कंसिडरिंग माई सेल्फ एज अ पार्टनर, या फिर मेरे बैलेंस का 6% पर एनम के हिसाब से जो इंटरेस्ट है वो क्लेम करूंगा। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन का आंसर क्लियर है। पहले तो क्या वो पीक्यू सिमिलर बिजनेस कर सकते हैं, यस फॉलो द कंडीशंस। और नंबर 2, पीक्यू रिटायर हो गए तो वो क्या क्लेम कर सकते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट या फिर 6% पर एनम का इंटरेस्ट। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन क्वेश्चन बिना पढ़े आप एग्जाम में नहीं जा सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, पढ़ना और बताना। बताएंगे उसने पब्लिक नोटिस दिया है, तो अप टू द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस क्या वो लायबल होगा? तो क्या इस केस में वो लायबल है? द आंसर इज यस, पब्लिक नोटिस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, छोटा सा क्वेश्चन है, पढ़ लो, कंटाल नहीं करने का। इम्प्लाइड अथॉरिटी वाला क्वेश्चन है। बताएंगे ये पार्टनर्स अथॉरिटी ने इमरजेंसी वाला क्वेश्चन है। क्या वो कांटेक्ट कर पाया? नहीं कर पाया, तो क्या उससे वो इमरजेंसी में कोई काम करेगा तो उसकी वजह से क्या फर्म लायबल होगी? यस। तो रिड्यूस प्राइस से उसने बेचा हुआ है, तो क्या ये लॉस वो पार्टनरशिप फर्म उस पार्टनर से रिकवर कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। हाँ जी, समझे बच्चों? आरटीपी में 23 का क्वेश्चन है। एंड लास्ट वन आता है, एक्सप्लेन द वेरियस इफेक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी। तो मैंने बताया ना आपको कि आज कोई पार्टनर क्या होता है बच्चों, इंसॉल्वेंट होता है, तो वो उसी दिन से पार्टनर होना बंद हो जाता है जिस दिन उसको हमने इंसॉल्वेंट एडजुडिकेट यानी कि डिक्लेयर किया हुआ है। तो बताएंगे क्या पार्टनर इंसॉल्वेंसी के बाद पार्टनर रहता है? नहीं, वो सीज टू बी पार्टनर फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एडजुडिकेट एज अ इंसॉल्वेंट। क्या उसकी स्टेट फर्म के लाइबिलिटी को पे करने के लिए लाइबल होगी? नहीं, अरे उसकी स्टेट उसके लाइबिलिटी को पे करने के लिए इनसफिशिएंट है, फर्म का लाइबिलिटी और घुसेड़ रहे हो उसके अंदर, हाँ कि ना? एंड बताएंगे फर्म उसकी लाइबिलिटी को पे करने के लिए लायबल है? अरे उसका पर्सनल, उसने होम लोन लिया है, अब उसको होम लोन रीपे करने के लिए फर्म लायबल है क्या? सुनो, एक बार पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ तो वो पार्टनर नहीं रहता है। किस दिन से नहीं रहता है? जिस दिन वो इंसॉल्वेंट हुआ है। उसकी प्रॉपर्टी फर्म के लिए लायबल नहीं, ना फर्म उसकी लायबिलिटी को पे करने के लिए लायबल है, ठीक है बच्चों। खत्म। क्वेश्चन नंबर 20 बताएंगे। एनी डाउट सो फार? Unit number 1 and unit number 2 absolutely clear. I guess we have completely revised and thoroughly revised unit number 1 and 2. Day after tomorrow we'll meet for revising unit number 3 of the partnership. Okay बच्चों, चलिए, thank you so much online students. I guess the revision is absolutely clear and useful for you. बचे हुए बाकी के जो रिवीजन लेक्चर से अब तक जो हुआ है उसको भी एक बार देख लेना, ठीक है। चलिए, बाय बाय एंड वेरी गुड नाइट।